बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मुस्कुराती हुई सुबह, उम्मीदों से भरा दिन और जिंदगी की खूबसूरत चाहत के साथ पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट माहम जाहिद, और रब्बे करीम से दुआ है कि आज का दिन आपके घरों में बरकत, सुकून और ढेरों खुशियां लेकर आए। और जनाब, मैं हूं ज़हर मलिक, मेरी तरफ से भी आप सबको सुबह बखैर। और आज की सुबह की बात करें तो वाकई बहुत ख़ास बरकतों वाली है, क्योंकि उफ़क़ पर ज़िलहज का चांद मुस्कुरा चुका जनाब। और आज यकम ज़िलहज है। साल के वो 10 सबसे मुक़द्दस दिन जनाब, उनका आगाज़ हो चुका है, वो शुरू हो चुके हैं, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। 27 मई बुध के रोज़ ईद उल अज़हा मनाई जाएगी पाकिस्तान में। और आज हम इस पहले अशरे के अफजल आमाल और बरकतें समेटने का तरीका भी जानेंगे। लेकिन जनाब, जहां एक तरफ बरकतों का सीजन है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी चीफ ने एक बार फिर अपने दिवालियापन का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी दे डाली है। पाक फौज ने साफ कह दिया कि ऐसा बयान जंगी जुनून है। बैनुल अक़वामी महाज पर भी एक बड़ा तूफान उठने को है। चीन के दौरे के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुकम्मल तबाही की धमकी दे दी है, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक गैर एलानिया और इंतहाई अहम मिशन पर तेहरान पहुंच चुके हैं। क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है? इस सस्पेंस से भी पर्दा उठाएंगे। बिल्कुल उज़ैर, और सियासत के इस तूफान के साथ साथ कुछ अंदरूनी तूफान भी हैं जो हमारे घरों को उजाड़ रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक दिल दहला देने वाला डेटा सामने आया है। वहाँ जी खुला की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा दिखाई दे रहा है। फैमिली कोर्ट्स में हर घंटे 38 नए केसेस आ रहे हैं। और आखिर पसंद की शादियां इतनी जल्दी क्यों टूट रही हैं, इस पर भी तस्करा करेंगे। और माओ के लिए घर की सेहत का एक बहुत बड़ा और खामोश मसला जो है वो बच्चों के पेट के कीड़े हैं। नेचुरोपैथी के जरिए इसका आसान इलाज भी जानेंगे। और इस हफ्ते किसकी लॉटरी निकलने वाली है, सितारों की चाल भी जानेंगे। तो बस हमारे साथ जुड़े रहना है आपने। अब बढ़ते अपने प्रोग्राम में पहले सेगमेंट की जानिब, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। उज़ैर, चीन का हम देख रहे हैं दौरा खत्म होते ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लहजा एक बार फिर से तीखा और सख्त हो गया है। ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर एक बड़ा धमकी आमेज पैगाम दिया है कि ये तूफान से पहले की खामोशी है, और साथ ही कह दिया अगर तेहरान ने मुआहदा ना किया तो उसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल अगले हफ्ते ईरान पर दोबारा हमले के लिए तैयार हैं। और इस सारे हंगामे में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात का एक और दौर हो। और इसी सिलसिले में वज़ीर दाखिला हम देख रहे हैं मोहसिन नकवी एक गैर एलानिया दौरे पर तेहरान भी पहुंचे। मगर दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साफ कह रहे हैं कि हमें अमेरिका पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि माजी में मुज़ाकरात के दौरान भी अमेरिका ने 2 बार ईरान पर हमले किए। तेहरान ने भी वाज़ेह कर दिया कि किसी भी बातचीत से पहले मुकम्मल जंगबंदी बुनियादी शर्त होगी। बिल्कुल जी। और क्या वाशिंगटन वाकई सिफारती हल चाहता है, या सिर्फ ये दबाव बढ़ाने की गेम है, या फिर वो जो बात पहले की गई थी कि हम रीलोड कर रहे हैं उस पर अमल दरामद किया जा रहा है? अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए जो सख्त शराइत रखी हैं वो ईरान के लिए मानना नामुमकिन नजर आता है वहाँ। और वाशिंगटन का ये मुतालबा है कि ईरान अपना 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करे, और उसके मुंजमद असासे भी बहाल नहीं किए जाएंगे। अब सोचने की बात है कि भला ईरान इस ऑफर को क्यों एक्सेप्ट करेगा। ईरान तो सीधा मुतालबा कर रहा है कि जनाब तमाम जो सैंक्शंस हैं उनको ख़त्म किया जाए, हमारे जो एसेट्स हैं उनको बहाल किया जाए, और जो जंगी नुकसानात हैं उनका मुआवजा दिया जाए। लेकिन एक उम्मीद की किरण सऊदी अरब ने दिखाई है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का यहाँ तस्करा करेंगे, जिनका कहना है कि रियाद ने खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान 1970 की दिहाई के मशहूर हेलसिंकी अकॉर्ड की तर्ज पर एक जामे अदम जारियत मुआहदे का फॉर्मूला पेश किया है। क्या ये खित्ते में हम ला पाएगा, और क्या अंदरूनी सियासी इख्तलाफात ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे? इन्हीं तमाम स्ट्रेटेजिक सवालात पर तज्जिया ले लेते हैं हमारे दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। मसूद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के दौरे के फौरन बाद ही लबो लहजा सख्त हो जाना और ईरान को मुकम्मल तबाही की धमकी देना क्या जाहिर करता है? क्या चीन ने इस मामले पर अमेरिका को कोई ग्रीन सिग्नल दिया है, या ट्रंप सिर्फ नफसियाती दबाव बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, चीन ने तो कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। चीन ने कोशिश ये ऑफर जरूर किया है कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन एज सच बज़ाहिर अभी चीज़ें तो एज सच कोई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के ऊपर प्रेशर है, और ट्रंप जिस तरह चाह रहा था अगर कोई डील भी होती है
तो उनका इंटायरली फोकस आप देखें दैट इज ऑन न्यूक्लियर है, और उससे बैठे हुए न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान की जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे हैं, उनको सॉवरेनिटी की बात हो रही है। और दोनों तरफ से जो पॉइंट्स अभी आए हैं, देखें अमेरिका की तरफ से एंड ईरान की तरफ से, दोनों बड़े मुश्किल पॉइंट्स हैं। अनलेस वो टेबल पर नहीं बैठते हैं तो नेगोशिएशन या कुछ दो को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है, तो हो सकता है कि बातचीत करें, लेकिन तो नियर फ्यूचर में तो अभी लगता नहीं है। दैट इज वन थिंग। और सेकंड, जो इम्प्रेशन, जो जेस्चरिंग शो कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो उनके अपने ट्रुथ सोशल में जो वो चीज़ें दिखा रहे हैं, और एक वो अभी जिस तरीके से वो नेवी का एक एडमिरल के साथ उनकी पिक्चर है और कुछ पीछे जहाज भी दिखा रहे हैं, तो एक मैसेजिंग उसमें भी है कि वो कुछ ना कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। और जिस तरीके से कल उनकी बात हुई नेतन्याहू के साथ, और पहले भी इन्होंने ये कहा था कि हम कोई 2 हफ्ते मजीद इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड के दरमियान में देखें जो सेंटकॉम के लोग थे, लेकिन इन्होंने टारगेट्स की फर्दर सिलेक्शंस भी की होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, न्यूक्लियर रिसर्च पे जाएंगे, लीडरशिप के पीछे अभी जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जा रहे हैं, आज पहुंचेंगे, चाइना जा रहे हैं, तो वहाँ पे इनके आपस में बैठ के कोई हो सकता है बातचीत निकले, क्योंकि ईरान चाहेगा कोई गारंटीज हो तो ये चाइना या रशिया ही दे, और वो ये भी चाहेंगे जो 440 केजीज ऑफ न्यूक्लियर इन्रिचमेंट पड़ा है वो रशिया को हैंड ओवर करे अगर इटाल करना है इंस्टेड ऑफ अमेरिका। सो है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं समथिंग इज वेरी इमिनेंट कि कुछ न कुछ नेक्स्ट इसी वीक में मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स में चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सदर ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया है कि वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी के लिए राजी हुए थे। अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर एलानिया दौरा तेहरान इस वक्त किस कदर अहमियत का हामिल है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, और पाकिस्तान तेहरान में क्या अहम और आखिरी पैगाम लेकर पहुंचा है? जी हाँ, यही पॉइंट्स लेके गए हैं, और देखें कि लास्ट डिश एफर्ट हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से हमने वहाँ पे मसरूफियत देखी है नकवी साहब की, और जो तमाम जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है सबसे मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट से ऑलमोस्ट कहते बताया जाता है 1.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान देखें जिस सेंसिटिविटी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये टेबल पे बैठे बातचीत को स्टार्ट करें, सीज फायर की एक्सटेंशन हो जाए। और पाकिस्तान नहीं चाहता, स्पेशली अभी देख रहे हैं जिस तरह हालात जिस के अंदर डेवलप हो रहे हैं कि डिवीजन उधर भी है, और स्पेशली यूए रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन अभी हमें इतलात आ रही हैं, इजरायली इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। और जिस तरीके से कल भी आप देखें कि उनकी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन का हमला हुआ, और आज सुबह के इतलात हैं सऊदी अरब के भी चंद एरियाज में ड्रोन के हमले हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा ये हमले हुए टुवर्ड्स द वेस्ट से आए हैं, तो लाइकली इराक से जो कतीब हिजबुल्लाह है ग्रुप है एफिलिएटेड विद ईरान, उनके तरफ से चांसेस है कि वहाँ से ये हमले हुए, ईरान की तरफ से नहीं है। सेकंड ये है कि इस हालात और वाक़यात में फॉल्स फ्लैग को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजरायलीज़ की ख्वाहिश है किसी न किसी तरीके से GCC कंट्रीज़ को इसमें ड्रैग किया जाए। अगर देखें खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ती है तो 2 बड़े सीरियस इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। वन, GCC कंट्रीज़ में डिस्ट्रक्शन होगी, आप देखेंगे, और मेनली फोकस होगा यूएई पे, और सेकंड जो नुकसान होगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे। ऑलरेडी देखे ना जो तेल की कीमतें जिस तरीके से चढ़ रही हैं और इकोनॉमी दुनिया की सफर कर रही है, तो मजीद इस पे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात करने में, बातचीत करने में संजीदा है? जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तस्वीर जो है वो जारी की है, तूफ़ान से पहले की खामोशी का तस्करा उन्होंने किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह की बात जो है वो भी दोबारा कर दी गई है। ऐसे में अब जो ईरान को कहा जा रहा है कि जनाब वो अपनी जो अफजूदा यूरेनियम है वो न्यूक्लियर डस्ट हमारे हवाले कर दे, और हम उनके जो असासे हैं वो भी बहाल नहीं करेंगे, इससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि कोई रास्ता ईरान के लिए छोड़ा ही नहीं है, कोई ऑप्शन बाकी नहीं छोड़ी है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, बिल्कुल, वेरी टफ जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। लेकिन न्यूक्लियर डस्ट पे तो देखे हो सकता है रशिया की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो रशिया को 2015 में भी उन्होंने रशिया को हैंड ओवर किया था जी। सो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। एक चीज़ पे फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है कि आप एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को रिटर्न कर सकते हैं,
दूसरा बातचीट करके देन वी विल डिसाइड कि ये जो सीज फायर की एक्सटेंशन होनी है तो तमाम रीजन में होगी या नहीं होगी। अदरवाइज बाकी टफ है। इसी तरह ईरान की तरफ से भी जो मुतालिबात है वेरी टफ है, स्पेशली दे आर आस्किंग फॉर द सोवरेनिटी ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो मेरे ख्याल में जीसीसी कंट्रीज को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इवन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी नहीं होगा, क्योंकि दैट इज वो समझते हैं कि इट इज इंटरनेशनल वाटर है, एक इंटरप्रिटेशन की बात है। सो मसले तो हर तरफ से हैं, अनलेस देखें कि बातचीत में बैठते हैं तो बेहतरी होगी, वरना ये है कि डिस्ट्रक्शन होगी, ईरान के लिए भी मुश्किलात होंगी, जीसीसी कंट्रीज के लिए भी मुश्किलात होंगी। और जिस तरीके से भी आप देखें ना कि असेसमेंट में ये भी की जा रही है कि खरक आइलैंड की तरफ भी वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स उतर सकते हैं। उन्होंने कहा है डिकॉस्ट ऑफ अगर कैजुअलिटीज होती भी हैं, और ईरान मानता भी है कि हो सकता है कि आके ईरानी अमेरिकन को ऑक्यूपाई कर ले, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा अगर आप एनर्जी इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक करेंगे ईरान के अंदर, तो जीसीसी कंट्रीज के अंदर भी ये स्ट्राइक्स होंगे, तो फिर बहुत बड़ा तबाही मचेगी। बिल्कुल तबाही के दहाने पर अगर हम खड़े हैं, अगर मुज़ाकरात नहीं होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, रूस की अगर हम बात करें, ईरान पर हमलों की जो खबरें हैं सख्त रद्दमल देते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने गलतियों से कुछ नहीं सीखा, जबकि चीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा का हालिया इजलास भी मुश्तरका एलामिये के बगैर ही ख़त्म हो गया। तो क्या दुनिया वाज़े तौर पर दो बड़े जंगी ब्लॉक्स में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, जंगी ब्लॉक्स तो आप नहीं कह सकते हैं कि ब्रिक्स के, तो आप समझ ले, क्योंकि अमेरिका वैसे भी समझता है ब्रिक्स हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें चाइना और रशिया की प्रेजेंस है। और लेकिन ये है कि दुनिया अभी देखे 3 बड़ी ताकतों में तकसीम है। अभी वो अमेरिका इज डिक्लाइनिंग पावर है, अमेरिका है, चाइना और रशिया है, फिर बाकी मिडिल पावर्स आ रही हैं। सो मेरे ख्याल में, लेकिन ये जो चाइना और रशिया है, इनके दोनों के ताल्लुकात ईरान के साथ बड़े अच्छे हैं, ऑलमोस्ट आपके हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। तो वो ये नहीं चाहेंगे ईरान में मजीद डिस्ट्रक्शन हो और इसमें नुकसान हो। और चाइना भी ये चाहेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में चाइना ने बड़ी क्लियर पॉलिसी दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुला रहे, और सेकंड उन्होंने कहा दे डोंट वांट टू सी मिलिटराइजेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हो सकता है किसी स्टेज में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप फिलहाल इसको खोल दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और आगे हम बातचीत में फैसिलिटेशन हम आपको करवाएंगे, और पाकिस्तान के साथ बैठ सकते हैं, चाइनीज फैसिलिटेशन कर सकते हैं। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बाकी बातचीत के लिए वो ऑप्शंस हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईरानीज का भी बड़ा हार्ड स्टांस रहा है, और वो उन्होंने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल की है, और उनके तरफ से भी अब जो रिस्पांस आएगा मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा शदीद होगा एज कम्पेयर टू द वन जो हमने रिसेंट पास्ट में देखा है। स्पेशली नुकसान जहाँ इजराइल का होगा, लेकिन इनका फोकस आप देखेंगे यूएई पे भी होगा, बहरीन पे भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ईरान जो है, हम देख भी रहे हैं कि इसी पॉलिसी पर गामजन है कि जंग को फैला दिया जाए, और फिर पूरे खित्ते पे भी हमने देखा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसके असरात जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन इसकी पहल तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें अमरीकी कांग्रेस में जो जंग बंदी की करारदाद है 212 के मुकाबले 212 वोट से ही नाकाम हो गई, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जंगी पॉलिसी है वो नाकाम होती नजर आ रही है? क्योंकि अवाम तो पहले भी बाहर निकल चुकी है और किंगशिप के अगेंस्ट जो है वो बातें कर चुकी है, नारे लगा चुकी है, तो अब आपको लगता है कि ये पॉलिसी नाकाम हो रही है ट्रंप की? तो बड़ा प्रेशर है, लेकिन एक चीज जो सरप्राइजिंगली है, ट्रंप के जो पॉपुलैरिटी ग्राफ विच वाज ड्रॉपिंग रैपिडली, अब रिसेंटली हमने देखा उसमें 2% इजाफा बेहतरी की तरफ गए हैं, मतलब 34 से वो 36% पे आए हैं, तो उसमें बेहतरी के आसार हैं। फिर वो उन्होंने जो नैरेटिव पुश किया है अमेरिका के अंदर कि हमारे पास अब लेवरेज आई है, जब से उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो वो सब कहते हैं कि हमारे पास ये चीजें, सारा कंट्रोल हमारे पास है, हम चाहेंगे तो जो सब कुछ हो सकता है। सो वो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। फिर उनका फोकस न्यूक्लियर पे है, उससे वो नीचे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि सवाल ट्रंप से ये किया जाएगा कि भाई जो ओबामा ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में किया, उससे आपने बढ़ के क्या अचीव किया है? तो दैट विल बी अ सीरियस क्वेश्चन। दैट्स व्हाई बहुत सारे मॉडलिटीज की बात हो रही है। जब आप न्यूक्लियर की बात करें तो उसका आप डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत उसमें पॉइंट्स है जिसके अंदर वो चाहते हैं 100%। आज तो उन्होंने कह दिया कि एक फैसिलिटी आप रिटर्न कर सकते हैं, दैट टू विल बी सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन, बाकी सब कुछ डिसमेंटल होगा, सब चीजें आप हैंड ओवर कर देंगे। तो हाथ बांधने वाली बात है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा एज ट्रंप को अमेरिका में है, क्योंकि इलेक्शंस भी है,
और लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 60% इस जंग के खिलाफ है। और वो बिल्कुल समझते हैं ब्रिगेडियर कि साहब, ये जंग के खिलाफ है, अगर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक मोमेंट में कुछ कहते हैं, अगले मोमेंट में कुछ कह देते हैं, कहीं जंगबंदी की बात हो जाती है और फिर धमकियां देने पर बात आ जाती है। और जंग तो कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है, जितना प्रेशर अमेरिका पर भी है। इन केस अगर ये जंग छिड़ भी जाती है तो ईरान की क्या सिचुएशन है? ईरान ये जंग अफोर्ड कर सकता है? देखिए, ईरान के पास उन्होंने खुद कहा है कि 3 to 6 मंथ हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। सीआई की रिपोर्ट है, उनके पास जो कैपेबिलिटीज है, जो बज़ाहिर जो दावे कर रहे थे, लेकिन वो स्टिल बता रहे हैं कि 50% प्लस इनके मिसाइल और जो ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है। और वैसे भी वो बताया जाता है 500 ड्रोन्स डेली के हिसाब से दे आर प्रोड्यूसिंग अंडरग्राउंड टनल्स है या अंडरग्राउंड जो उनके जो सिस्टम बना हुआ है। सो देखें ना, एक ड्रोन का इम्पैक्ट ही आप देखें कि कितना टेरर है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें जब जाके हिट करता है। इवन कल जो हिट हुआ है यूएई में, तो उसके इम्पैक्ट आप देख लें। सो दे हैव द कैपेबिलिटी। आप मिसाइल से अगर आप देखें ना कि अगर यही यूएई को टारगेट करते हैं, उनके बड़ी बिल्डिंग से और जो नाम है, अगर वो हिट होते हैं तो आप देखें क्या इसके असरात हो सकते हैं। और इसी तरह इसराइल को भी ये करेंगे, लेकिन नुकसान बहुत शदीद होगा इस दफ़ा, होगा जीसीसी कंट्रीज का होगा। और स्पेशली दैट्स वाई देखें चंद ममालिक ने अपना आप को अलग थलग कर लिया, लाइक सऊदी अरब है, कतर है, और इसके अलावा कुवैत है, वो साइड ओमान तो पहले से निकल चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने रिसेंट एक और डेवलपमेंट देखी कि अरब ममालिक स्पेशली जीसीसी प्लस जॉर्डन ने एक लेटर लिखा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को, एंड दे हैव रिक्वेस्टेड हिम कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। इट इज इंटरनेशनल वाटर्स की बात हो रही है, लेकिन ओमान उसमें शामिल नहीं है। सो यहाँ पे गेम ये है कि इट इज अ गेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की गेम है हर तरफ से, और फिर हर एक अपने मकसद के लिए ये कर रहा है। सो एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान सिंसेरिटी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं ये मुसलमान आपस में बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, और पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है किसी ना किसी तरह मुज़ाकरात का दौर चले और ये काम हो और जंगी जो सूरत हाल है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी हम यही देख रहे हैं कि सिचुएशन जू की तू है और कोई इस तरह का मामला बनता दिखाई नहीं दे रहा कि मुज़ाकरात हों और वो कामयाब हो जाएं। बट हम दुआ गो हैं कि किसी ना किसी तरह टेबल पर बैठे बातचीत से मसला हल करें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये खुशखबरी किसी मैदान जंग से नहीं बल्कि आलमी अदालत से आई है। आलमी सालिसी अदालत ने सिंतास मुआहदे के तनाज़े में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करार दे दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि भारत यकतरफा तौर पर यह मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी का डेटा पाकिस्तान को देना होगा और मगरबी दरियाओं पर अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा करना भारत को बंद करना होगा। और सबसे अहम बात, भारत के उस बयानिए को कि यह मुआहदा गैर मौसर हो गया है, अदालत ने इसे बिल्कुल गैर कानूनी और गैर अखलाकी करार दिया है। जी, और ये फैसला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि भारत ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया था, यानी वो अदालत में आया ही नहीं, लेकिन अदालत ने इसके बावजूद कार्रवाई जारी रखी और फैसला सुना दिया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि भारत अपनी कमज़ोर कानूनी पोजीशन की वजह से ही अदालत से भागा है और ये मुआहदा 1960 में आलमी बैंक की जमानत पर हुआ था। और पाकिस्तान के 3 मगरबी दरियाओं सिंध, जहलम और चनाब का पानी इसी मुआहदे से महफूज है। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडस वाटर कमीशन पाकिस्तान के कमिश्नर मोहम्मद मेहर अली शाह साहब। आपके वक्त का शुक्रिया। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आलमी सालिसी की अगर हम बात करें, अदालत का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पाक भारत ताल्लुकात जो हैं वो कशीदगी का शिकार है, ऐसे में इस फैसले की कितनी अहमियत है? जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें 2-3 वजाहतें मैं करता चलूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान ने जो है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ये एक मामला जो है वो 3rd फोरम पे लेके गए थे साल्स की अदालत में हम 2022-23 में, और फिर उसके ऊपर ये मेरिट्स के ऊपर डिफरेंट डिसीजंस आए, जिसमें पहला फ़ैसला 8 अगस्त 2025 को आया, जिसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया को जो मगरबी दरियाओं के ऊपर पन बिजली के मंसूबे बनाने की इजाज़त दी गई है, वो उसके डिज़ाइन क्राइटेरिया की इंटरप्रिटेशन की रिक्वेस्ट की थी। और वो फैसला 8 अगस्त 25 को आया था, जिसमें एक ऐसा था क्राइटेरियन, डिज़ाइन क्राइटेरियन, जिसको हम पॉन्डेज कहते हैं, यानी जो पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है पन बिजली के मंसूबों में, वो जो था वो उसके ऊपर पाकिस्तान ने वजाहत तलब की थी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के से कि आपके जो फैसला है ये इसमें कुछ
कुछ ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। तो ये 15 मई 2026 को वो उसके ऊपर एक वजाहत दी है कोर्ट ने, उसको वाज़े किया है, जिसके मुताबिक जो है वो उन्होंने पाबंद किया है इसमें हिंदुस्तान को कि वो अपने पन बिजली के मंसूबे बनाने यानी बनाते वक्त जो है वो इस चीज़ को सामने रखेगा कि उसमें पानी को ज़ख़ीरा करने की जो सलाहियत है वो किसी भी तरीके से मैक्सिमाइज नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनी इमेजिनेटिव लोड पैटर्न या एनी इमेजिनेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बल्कि वो सॉलिड जस्टिफिकेशंस के ऊपर बेस करते हुए उनको पाकिस्तान को डेटा फराहम करके पाकिस्तान को सेटिस्फाई होने का मौका देंगे। और अगर पाकिस्तान समझता है कि वो पैरामीटर्स जो हैं वो रियलिटी पे बेस करते हैं और पॉन्डेज की कैलकुलेशन या पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत की जो कैलकुलेशन की गई है वो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर मबनी है और सॉलिड जस्टिफिकेशन के ऊपर मबनी है, तो फिर उस सूरत में ये मंसूबा बनाने की इजाज़त होगी, वरना फिर उसके ऊपर इतराज़ होगा। एक ये बात, और दूसरी बात मैं वाज़ेह करूँ कि इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक ने जो इसका आर्टिकल 12 है ये उसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रीटी यूनिलैटरल तौर पे ना तो मुअत्तल की जा सकती है, ना ख़त्म की जा सकती है और ना ही तब्दील की जा सकती है। इसमें वर्ल्ड बैंक का किरदार ज़रूर था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ज़ामिन के तौर पे इसमें नहीं है। अभी मैं ये सुन रहा था कि आपने कहा ज़मानत इसमें नहीं है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने इसको लिख के दिया हुआ है और ये कानूनी तौर के ऊपर एक बहुत ही ठोस पोजीशन है। जी बिल्कुल बायलैटरल ये एग्रीमेंट है। शाह साहब, अदालत ने वाज़े तौर पर ये कहा है, हम देखते भी आ रहे हैं कि जंग में हारने के बाद भारत जो है, बल्कि उससे पहले भी पानी को एज अ वेपन यूज़ करता आया है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत को किशन गंगा और दीगर जो हाइड्रो पावर मंसूबे हैं, इन तमाम का जो तकनीकी और ऑपरेशनल डाटा है पाकिस्तान को देना होगा। माजी में भारत ये डेटा आप क्या समझते हैं कि जो छुपाता रहा, ज़रा आम देखने वाले को हमारे सादा अल्फाज में भी समझा दें कि उससे भारत को क्या फ़ायदा हो रहा था और पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा था इसका? देखिए, हमारे पास जो ये इंडस सिस्टम ऑफ रिवर से पाकिस्तान के अंदर जितना भी नहरी रकबा काश्त होता है ना, वो उसका 80% पानी हमारा इंडस बेसन के ऊपर इन्हसार है। अब इंडस बेसन ट्रीटी जिस वक्त साइन हुई थी 1960 में, तो उस वक्त पाकिस्तान ने 3 मशरकी दरियाओं का पूरा पानी जो था वो फोरगो किया और उसमें कोई शेयर अपने लिए नहीं लिया या वो पाकिस्तान को नहीं मिला, और उसके बदले में पाकिस्तान को कहा गया कि आप वेस्टर्न रिवर्स का पानी आपके लिए अवेलेबल होगा, और वेस्टर्न रिवर्स के पानी का कुछ हिस्सा उठा के आपने ईस्टर्न रिवर्स के अंदर जो एरियाज आपके होते हैं कमांड सतलुज और ख़ास तौर पर रावी और ब्यास के पानी के ऊपर जिनका इन्हसार था उस वक्त, वो पानी आप अपने मगरबी दरियाओं से देंगे, और उसके लिए फिर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को बनाना पड़ा। तो पाकिस्तान के लिए तो ये इस पानी की बहुत अहमियत है। पानी की जब हम अहमियत की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि पानी ना सिर्फ अपनी क्वांटिटी में पूरा होना चाहिए, बल्कि जिस तरीके से वो नेचुरल पैटर्न के अंदर फ्लो करता है, वो नेचुरल पैटर्न में भी किसी किस्म का तातुल या खलल नहीं आना चाहिए। तो ये डेटा जो है वो इंडस ट्रीटी के तहत आर्टिकल 6 में और आर्टिकल 7 में, और फिर इसी तरह से जो है वो फिर इसके ट्रीटी के एनेक्शर्स हैं, वो उसके तहत ये इंडिया की ऑब्लिगेशन है कि ये उन्होंने पाकिस्तान को प्रोवाइड करना है, और अगर नहीं मिलेगा तो नेचुरली पाकिस्तान उसके ऊपर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इसकी बहुत अहमियत है। सही। अच्छा मेहर साहब, हम देख रहे हैं सेंतास मुआहदा आलमी बैंक के तहत कायम हुआ, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया। इस फैसले के बाद क्या वर्ल्ड बैंक पर ये भारी जिम्मेदारी नहीं आयद होती कि वो भारत को इस बैनुल अक़वामी कानून पर अमल दरामद करने के लिए मजबूर करे? नहीं, जैसे मैंने वाज़े किया, देखें ये इसके अंदर ना जो चीज़ जैसे है वो हमें जो है वो वैसे ही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जी। वर्ल्ड बैंक का जो रोल था वो इंडस वाटर ट्रीटी के साइन करने की हद तक था, या वो इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हो गई तो अब वर्ल्ड बैंक का रोल है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में किसी मौजू के ऊपर किसी मामले पे अगर कोई तनाज़ा उठता है और जो उसमें एग्रीव्ड पार्टी है वो वर्ल्ड बैंक के पास जाके अपनी जो है वो दरख्वास्त देती है कि हमारे लिए आप इसका ट्रीटी में दिए गए थर्ड फोरम्स में से या न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को आप जो है वो अपॉइंट करें, तो वर्ल्ड बैंक का रोल वहाँ से शुरू होता है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है जमानत की, जब आप एक मुआहदा कर लेते हैं जो कि दोनों कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट्स ने किया हो और उस मुआहदे के अंदर आप दोनों इसको साइन कर लेते हैं कि ये मुआहदा एक तरफा तौर पे दोनों फरीकैन में से कोई भी एक फरीक ना तो मुअत्तल कर सकता है और ना ही इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली कर सकता है जब तक कि बाहमी रजामंदी ना हो। तो ये खुद एक कानूनी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो वेपनाइजेशन की आपने बात की है जी, बिल्कुल ये इसके अंदर अभी पिछले साल दिसंबर 2025 में एक यूएन स्पेशल रैपर्टेटर्स की रिपोर्ट आई है
जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया है कि पानी जो है वो वेपनाइज नहीं हो सकता, या बेसिकली जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के साथ जो है वो इसका ताल्लुक है। और इसके अलावा नेचुरली पाकिस्तान की कुछ 240 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन जो है वो उसका इन्हिसार इसके ऊपर है, और एक मुआहदा है, तो मुआहदा बेसिकली प्रिडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, जिसको आपने साइन किया हुआ है और आपने उस मुआहदे से बेनिफिट्स लिए हैं। आपने ईस्टर्न रिवर्स का पानी लिया है पूरे का पूरा, वो अब पानी पाकिस्तान में नहीं आता। आप जाके देखें अगर दरियाए रावी और सतलुज को, तो वहाँ पे हम सिर्फ उस हद तक पानी दे रहे हैं मगरबी दरियाओं से जिस हद तक उन दरियाओं से निकलने वाली नहरों की ज़रूरत है। बाकी दरिया तो वहाँ पे पूरे के पूरे खुश पड़े हुए हैं, मासिवा फ्लड सीजन में जब वहाँ पे पानी आता है, तो ये बेनिफिट्स लिए। इसके अलावा इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स बनाए ट्रीटी के तहत, ये सारे बेनिफिट्स इंडिया ने लिए। लेकिन जिस स्टेज पे अब उन्होंने इसको एक स्पूरियस ग्राउंड के ऊपर ये यूनिलैटरल जो है वो अबेंस का ऐलान किया, जो कि जो है वो विदाउट एनी लीगल बेसिस है, तो ये ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। और ये इंटरनेशनली भी जो ट्रीटीज़ के लॉ हैं वो भी जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। अच्छा शाह साहब, अदालत ने ये रूलिंग भी दी है कि भारत मगरबी दरियाओं सिंध, झेलम, चनाब पर अपनी मर्जी से पानी को स्टोर नहीं कर सकता। अगर भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर देता है, जैसे वो आलमी अदालत में भी नहीं गया और चोरी छुपे पानी का जखीरा अपना जारी रखता है, इस तरह के मंसूबे जारी रखता है, तो पाकिस्तान के पास अगला देखा जाए कानूनी और दिफाई ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीटी इस वक्त आर्टिकल 12 के तहत फुली इन्फोर्स है, किसी एक पार्टी के यूनिलैटरल अनाउंसमेंट से ट्रीटी अगेंस में नहीं जाती। तो पाकिस्तान के पास जो हमारे पास ये लीगल ऑप्शंस हैं वो, जैसे कि आपने देखा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूटेड है, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जिस वक्त इंडिया ने पिछले साल अप्रैल में ये अनाउंस किया था कि ये ट्रीटी जो है हम इसको अगेंस में प्लेस कर रहे हैं, तो उसके फौरी बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दोनों पार्टी से, पाकिस्तान और इंडिया से, कहा कि आप इसकी तफसीलात मुहैया कीजिए कि इसका क्या मतलब है। उसमें पाकिस्तान ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट कराए, अपनी पोजीशन कोर्ट में सबमिट कराई, और उसको देखते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 27 जून 2025 को भी एक फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को जो है वाजे कर दिया था कि ये ट्रीटी जो है वो इनफोर्स है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेंगी। लेकिन वो फैसला उनका अपनी प्रोसीडिंग्स की हद तक था, और जो कि अभी जो है वो ऑन गोइंग हैं, और ये पाकिस्तान को जो एक इसमें सप्लीमेंटल अवार्ड मिला है 15 मई को, 2 रोज़ कबल 3 रोज़, तो वो भी इसी की जो है वो निशानदेही करता है कि ये इंडिया की यूनिलैटरल अबेसमेंट की जो है वो कोई लीगल बेसिस नहीं है, मतलब ये अबेंस की। और जहाँ तक पाकिस्तान के पास इसके अलावा कानूनी चाराजोई की बात है, तो आप देखें कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर इंटैक्ट है, तो इंडस वाटर ट्रीटी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इंटैक्ट है। वो इसके आर्टिकल 9 में मौजूद है, जिसके तहत ये लिखा गया है कि अगर किसी भी स्टेज पे फरीकैन के माबैन इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से या इस ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के हवाले से किसी किस्म का तनाज़ा अगर खड़ा होता है, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को वो मैटर रेफर किया जा सकता है। तो फिर अगेन बात वही कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की आती है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 5 जजेस हैं, और वो लोग इस चीज़ को बहुत क्लोजली देख भी रहे हैं। कुछ उनके फैसले आ गए हैं, कुछ अभी प्रोसीडिंग्स आगे चल रही हैं, तो कुछ मजीद आने हैं। तो ये कानूनी चाराजोई हो रही है, और इसमें जो लॉ है ना, ये आपको एक हद तक लेके जाता है बेसिकली, यानी आपकी कानूनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता है। आपके नाजरीन के लिए मैं वाजे करूं कि आप ये देखिए, अगर आप इसको इमेजिन करें कि एक सूरत हाल ये होती अगर कि पाकिस्तान अपने तौर पे बैठ के इंडिया के इस एक्शन की जो है वो उसको वो हाईलाइट कर रहा होता कि ये खिलाफ वर्जी है कानून की, तो वो बात में जो है वो असर की अगर हम देखें, तो वो एक हद तक जो है वो उस बात में असर होता कि 2 में से एक पार्टी एक बात कर रही है, ये न जाने किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन अब ये वाली पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान ने इसको राइट फोरम के ऊपर क्योंकि रेज किया हुआ था, तो वो फोरम कह रहा है। अब ये पाकिस्तान ने तो अपना मौक़िफ़ पेश किया, अब वो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी उन्होंने देखा, और उन्होंने इसको जो है वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इस चीज़ का तयन किया कि जो ट्रीटी का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, यानी फॉर इंडिया, वो ये है कि किसी भी तरीके से इंडिया के पास पानी को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी नहीं जो है वो होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट
जो कि उनको ट्रीटी ने अलाउ किया और वो लिमिटेड यूजेस हैं। तो ये एक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जी। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से कानूनी तौर पर फिर से वाजे कर दिया गया कि भारत के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके, और जब भारत भागेगा, मौजूद ही नहीं होगा, तो कानूनी तौर पर पाकिस्तान का देखें यहाँ भी हम देख रहे हैं मजबूत दहाने पर खड़ा है और पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। कानूनी तौर पर भी आप पानी नहीं रोक सकते। बड़ा हमने देखा जंगों के दौर में धमकियां देते रहे, पानी रोक देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन फिर जो आलमी अदालतें हैं वो इंसाफ करती हैं। भारत से तो हम इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी के साथ साथ अखलाकी मामला भी है। मतलब आपने एक मुआहदा कर रखा है, सिंतास मुआहदा है और बाकायदा एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन आप उससे यहाँ पे भी मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। और आप जब आपके राफेल फेल हो गए तो आप पानी को बतौर हथियार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू हो गए। पहले पानी रोक कर, फिर छोड़ करके शायद पाकिस्तान जो है वो इस पानी के अंदर बह जाएगा, लेकिन आपके तमाम जो मंसूबे हैं वो गारत हो गए हैं इस फैसले के बाद। और यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं हम, जो हर घर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, बच्चों को कीड़े तो पेट में हो ही जाते हैं, लेकिन जनाब ये सोच ही असल मसला है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा पेट के कीड़ों का शिकार है, और ये कीड़े खामोशी से बच्चे की खुराक जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे होते हैं। उनके पेट में उनकी जो नशोनुमा है अपना वो हिस्सा ले रहे होते हैं, अपना हिस्सा ले रहे होते हैं, और कमज़ोरी का सबब भी बनते हैं। और बच्चा खाता भी है, फिर भी इतना देखें तो दुबला पतला सा ही होता है, और पढ़ाई में दिल नहीं उसका लगता, रात को दांत जो है वो पीसता है, और ये सब अलामात होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। और हम यही सोचते हैं कि इससे क्या होता है, पेट में तो कीड़े हो ही जाते हैं बच्चों के। और सच तो ये है कि माओ को भी अक्सर पता नहीं होता कि बच्चों को पेट दर्द आखिर हो क्यों रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, चिड़चिड़ा क्यों रहता है, फिर मिट्टी में खेलना, नाखून को चबाना, बगैर हाथ धोए खाना, ये सब छोटी छोटी आदत है जो बड़े बड़े कीड़े पेट में पहुंचा सकती हैं। और ये मसला सिर्फ गरीब घरों तक नहीं है, बल्कि पोश इलाकों के बच्चे भी इतने ही मुतासर हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील बहरवी साहब। मामले को बहुत सादा और बेहतरीन अंदाज में हमें समझाएंगे कि कुदरती तरीकों से इस मसले से कैसे हल हम निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। अब पेट के कीड़े एक ऐसा मसला है जो फौरी तौर पर तो देखें सामने नहीं आते हैं उसके असरात, लेकिन कौन सी ऐसी अलामात हैं, सिम्टम्स हैं जिन्हें आप समझते हैं कि देखकर एक माँ को तो फौरी अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये मसला वही है, बच्चे के पेट में कीड़े हैं? अब बहुत शुक्रिया। महम ने जो है ऑलरेडी इलामात तो सारी बता दी कीड़ों की कीड़ों की तो पेट के वही सारी चीजें हैं कि पेट के जी वो कीड़ा सिर्फ अमरूद में नहीं होता ना, और भी कहीं होता है। तो मसला ये है लेकिन हम निकालना जानते हैं मेरे हाँ, वो आपने अभी निकाला भी है। ये भी यानी दो माहिर बैठे हैं, मैं 2 माहिरों के दरमियान फंस गया। हाँ जी, तो वो वाली पोजीशन है। इलामात तो वही हैं। एक्चुअल हम इस वक्त देखेंगे कि माएँ किस तरह से अपनी इस नस्ल को, उस बच्चों को जो बहुत खूबसूरत अल्लाह ने उनको फूल अता किए हैं, उनको किस तरह से अपने हाथों हम अपना वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उस पर हम पहले देख लेते हैं। वो जानना जरूरी है। माएँ ये जानती हैं कि पेट में दर्द और क्या क्या मसले हैं और किस तरह हो रहा है, दांत बेंचना और वो रात को और उस तरह मसले। एक्चुअल सबसे बड़ा मसला इस वक्त ग़िज़ा का है। हम जो है ना वो डाइट बैलेंस नहीं कर पा रहे। हम एक्चुअल जो अपनी खुराक हमारी थी, जो हमारे बाओजदाद की खुराक थी ना, वही असल खुराक थी। दुनिया को डी ट्रैक किया गया और उस डी ट्रैक करने में बेशुमार ऐसी चीज़ें आई जिससे बीमारियां फैलाने का वो सोर्स पैदा किए गए कि किससे बीमारियां फैलेंगी। आपको पता है सबसे बड़ा सोर्स आपका जो है ना वो पोटाशियम ब्रोमेट है। और ये पोटाशियम ब्रोमेट जो है ये कैंसर काज कर रहा है। और ये कहाँ पाया जाता है? हम रोजाना इनटेक करते हैं। पता है? ये आपकी डबल रोटी के अंदर पाया जाता है। और ये डबल रोटी जो है जिसको हम रोजाना खा रहे हैं, कभी स्लाइस की शक्ल में, कभी सैंडविच की शक्ल में, मुख्तलिफ तरह डबल रोटी फूलती ही इसकी वजह से। एक और नंबर 2 ये कार्सिनोजन पैदा करता है बॉडी के अंदर, और इस केमिकल की वजह से जो है वो हमारे कैंसर पैदा हो चुका हुआ है और बड़ी तेजी से फेम हो रहा है कैंसर हमारे यहाँ। और इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव्स किस्म की चीजें उसके अंदर होती हैं, केमिकल जो उसको खराब नहीं होने देती, वो भी अलग है।
तो माएँ जो हैं वो अपने रोजाना बच्चों को सुबह उठते ही, बल्कि आप लंच बॉक्सेस में देख लें जितने बच्चे आज स्कूल गए हैं, जी माओ ने क्या देके भेजा है, डबल रोटी कैंसर या डबल रोटी। और आप अंदाजा कर लें जो डबल रोटी खा रहे हैं खमीर है, और उसके अंदर जो पोटाशियम ब्रोमेट और डिफरेंट जो प्रिजर्वेटिव्स किस्म के केमिकल्स हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी फितरत और नेचर के साथ रोजाना खेल रहे हैं। और उसके बाद ब्रेड माएँ चाहे कहती हैं, किसी भी किस्म की है, ब्राउन है, मल्टीग्रेन है, जितने भी नाम है ये सारी, कोई भी हो, वो फूलेगी ही तभी जब तक पोटाशियम ब्रोमेट उसके अंदर डलेगा नहीं। एक तो ये देखना है। दूसरी बात है कि जो ब्राउन है, अक्सरियत आप देख लें कि इस वक्त आपको, कल वो जो एक बात कर रहे थे एक शो में कि चोकर जो है, छान जो है वो कलेजी को लगाना चाहिए, तो वो अब तो छान मिलता ही नहीं है, तो कहाँ से आ जाएगी ब्राउन ब्रेड, कहाँ से बनेगी? सिर्फ उसी ब्रेड को, व्हाइट को ही कलर डाल के ब्राउन करके मार्केट क्या में करें, दे पराठों दिया पे जाता वापस चले जाएं? है। सर आना ही वहीं पे है, आपको पराठे खाएं? पराठे नहीं खाएं, अपनी रोटी पे आना है। हम रोटी छोड़ के हम डबल रोटी पे गए, जी जी तो वो वो डबल गलत कर हो दी गया, ना वो हमने। उसने डबल कर दिया। तो हमें वापस आना है अपने रोटी पे, और चपाती बनाएं, उसको नीचे उतार के उसके ऊपर आप देसी घी लगाएं, उसके ऊपर आप जैतून का तेल लगा के, चोपड़ना जिसको कहते हैं, नीचे उतार के वो करें। और दूसरी चीज जो माएँ कर रही हैं इस वक्त, वो अपने हाथ से, एक तो चावल बहुत खिला रहे हैं हम अपने बच्चों को, उसके बाद चिकन बहुत खिला रहे हैं, जी जी ठीक है, और फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड तो है ही है, वो तो हम समझते हैं कि ये हेल्दी फूड है शायद आपका। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हमने बच्चों को बाजार के कोई चिप्स, लेस, लंटियां वगैरह नहीं देनी, फर्ज करें तो माएँ घर में आलू काट काट के उसके जो फ्रेंच फ्राइज बना बना के फ्राई कर करके दे रही हैं, वो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, जी जी वो भी खराबी पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने बच्चों को बहुत छोटी उम्र में हमने उनको डब्बों के दूध पे केमिकल्स के ऊपर लगा दिया। अब आप अंदाजा करें कि कल मेरे पास घर में कोई गेस्ट थे, तो वो जब उनको कहा ना, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास दूध कौन सा, उन्होंने कहा ना कि हमारे पास तो दूध आता है जो प्रॉपर दूध है, तो उन्होंने कहा जी नहीं उसकी तो वो, जब उनको रखा तो बात यहाँ से शुरू हुई कि जब उनके सामने दूध रखा पीने के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं इसमें से स्मेल आ रही, तो आप कौन सा दूध पीते हैं? उन्होंने कहा जी हम तो दूध पीते हैं डब्बे का, यानी वो उसके आदी हुए में। और नॉर्मल जो हमारा अच्छा सही खालिस दूध है उसको वो समझते हैं कि शायद स्मेल है, तो ये भी एक मसला बना पड़ा है। तो हम जब इस तरह की गलत खुराक पे जाएंगे तो आपके स्टमक के अंदर कीड़े नहीं पैदा होंगे। तो गलत खुराक की वजह से भी हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कुछ बच्चे मिट्टी भी खाते हैं, बहुत एडिक्ट होते हैं, और दीवारें, और हल भी बता दें कि कैसे छुड़वा जब सकते हैं। आपकी यहाँ कोई चीज पैदा होनी है तो फिर मसला बनना है। अगर तो बच्चों के पेट में दर्द हो रही है तो अरके गुलाब लें, गुलाब का अरक लें और उसको गर्म करें 1 कप, और उसके अंदर 2-3 चुटकी काला नमक या हाफ टी स्पून काला नमक पिसा हुआ बारीक पाउडर हुआ दुपट्टा छान करना है, तो वो वाला हर घर में होना चाहिए, तैयार पड़ा होना चाहिए। तो 2-3 चुटकियां या हाफ टी स्पून बड़ों के लिए वो डाल के, तो अगर आप गरम गरम अरके गुलाब में डाल के मिक्स करके साथ साथ हिलाएं और एक एक सिप लेंगे, तो आपके पेट की मैदे की दर्द फौरन जो है वो ठीक हो जाएगी, आपको जाकर ड्रिप टीका नहीं लगवाना पड़ेगा। दूसरी बात आ गई कि जिनके बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हैं और नहीं निकल रहे, या उनकी कॉन्स्टिपेशनल इशू रहते हैं और वो उधर ही सारा गटमट हुआ पड़ा है और गट और ट्रैक्स और सारे डिस्टर्बेंस है, तो उनको कब्ज भी होती है। अच्छा। और ये मिट्टी और इस तरह की चीजें इसलिए खाते हैं कि जो अंदर पैदा हो चुका हुआ है उसकी खुराक जो है वो भी अब देनी पड़ेगी। जी जी। तो फिर वो इस तरह की चीजें डिमांड करते हैं, तो फिर आपको वो चीजें करनी पड़ती। तो उसके लिए आपको ये है कि सना मक्की 6 माशा, गुल सुर्ख ईरानी 6 माशा और सौंफ 6 माशा, ये 3 चीजें आपको पंसारी से मिलेंगी। 6-6 माशा लेकर आप इसको 4 गिलास पानी में रात को भिगो के इन जड़ी बूटियों को रख दें, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भिगोना है, भिगो के रख दें। और सुबह जब आप उठें तो अपने हाथ धो के जड़ी बूटियों के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह पकड़ के ऐसे ऐसे करके उसको अच्छी तरह मसल दें। उसमें मसल के जब अच्छी तरह मसल लें तो उसके बाद उसको पकड़ के अच्छी तरह नचोड़ के तो जड़ी बूटियां बाहर साइड पे फेंक दें, और पानी जो है ना उसको साफ हो जाएगा। जब पूरी तरह जड़ी बूटियां बाहर निकल लें तो उसको किसी दुपट्टे से या किसी स्ट्रेनर से आप पानी को छान के अपने पास रख लें। ठीक है। अगर बड़े हैं जिनको कब्ज या इस तरह के मसले हैं, वो 1 गिलास पानी सुबह उठते ही खाली पेट निहार मुंह वो वाला पानी पिएंगे। और जो उससे जरा छोटी उम्र के हैं वो आधा गिलास, उससे छोटी उम्र के हैं तो जायका ऐसा हो बच्चे ना, नहीं वो पिया जा सकता है, कोई इशू नहीं। और उससे छोटे हैं तो हाफ जो है वो क्वार्टर गिलास कह लें, और उससे छोटे हैं
तो बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप चम्मच की सूरत में, चम्मच की सूरत। यानी आप उनको 2-3 चम्मच या 2 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, ये एज पे देख लेना है। मिसाल के तौर पे 1 साल का बच्चा है तो 1 चम्मच एक काफी, चम्मच उससे छोटा है तो सही। फिर भी टीस्पून काफी है, उससे बड़ा है तो 2 चम्मच, 3 चम्मच, अगर आपके लिए मेरा ख्याल है 1.5 गिलास काफी होगा। बिल्कुल ठीक है। काम से अच्छा मेरवी साहब, ये तो आपने नुस्खा बता दिया। समटाइम्स जो दवाइयाँ आती हैं, एक शीशी मिलती है और बहुत सारी कैंडीज खा लो, फिर वो शीशी हाँ, वो ऊपर खा लो। से पियो तो फिर वो कीड़े निकलते हैं और फिर दोबारा हो जाते हैं। सुना कि निकल भी जाए तो भी दोबारा। उसने कुछ और काम करना। अच्छा हमने ये जो नेचुरल वे पे आपको लेकर आए ना, जो मैंने आपको फार्मूला दिया, जी जी ये नेचुरल वे पे और बैक टू नेचर करेगा, आपके मामलों को भी हल करेगा वहाँ पे। सही। ये इलाज भी है, निकालेगा भी, तदारक भी करेगा और वहाँ जो कुछ मसले पैदा हुए हैं उसको भी ठीक करेगा। भी ठीक और करेगा। इसके अलावा आप उनको गाहे बगाहे खाने के साथ अदरक, जीरा, पुदीना का कावा भी दें और इनको कद्दू, टिंडे, घियातोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, आप सोच रहे हैं कि वो नहीं खाएंगे तो खिलाने हैं, क्योंकि बच्चों को आपने पैदा किया है, बच्चों ने आपको पैदा किया, ये सोचना आपका काम है। ये काम है वाकई। तो आप जब तक ये सख्ती नहीं करेंगे उनके ऊपर तो फिर मामले हल नहीं होगी और सेहत हमारी बिगड़ती चली जाएगी और फिर हम एक क्लिनिक से शुरू होते हैं और बड़े बड़े अस्पतालों तक फिर हमारे जो है ना वो लाखों रुपए के बिल बनते हैं और फिर भी मसला। फिर हम ये कह रहे थे बच्चा सेहत क्यों नहीं बिल्कुल, मैं अपने बच्चों की डाइट पे खास तवज्जो देने की जरूरत है और जो चीजें उन्हें पसंद नहीं भी है लेकिन फायदेमंद है, हमें उनको वो खिलानी चाहिए। यूनिक चीज बना के खिला दें। बहुत शुक्रिया जमील मेहरवी साहब आपके वक्त का। और यकीनन ये जो जमील मेहरवी साहब ने चीजें आपको बताई हैं, आप इनको इस्तेमाल करके जनाब बड़ों के भी जो पेट के मसाइल हैं उनसे भी आप बच्चों के भी जो निजात है वो पा सकते हैं। और जो बच्चों के मसाइल हैं, जो खास तौर पे बच्चे क्रॉल कर रहे हैं या वैसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जर्म्स हैं तो वो भी किसी चीज़ के साथ लगे हुए हैं तो वो भी मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, तो जनाब उनके भी जो मसाइल हैं वो सारे हल हो सकते हैं। आजमाइएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब वो सेगमेंट आ चुका है जिसका सबको इंतज़ार होता है। आज मंडे है और सितारों का हाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी एहतियात भी करें और थोड़ा दिल भी खुश हो जाए कि अगर सितारे अच्छे चल रहे हैं तो हम कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं दाऊद अहमद दाऊद साहब के पास। बताएं तारे क्या कह रहे हैं, क्या होने और जा रहा है। एरिया से स्टार्ट कर लें और बताएं वक्त कैसा है घड़ी में। बहुत शुक्रिया आपका। 18 मई से लेकर 24 मई सन जेमिनी में और 20 मई को होने जा रहा है। 12 के 12 बरूज को बहुत बड़ा कमबैक मिलेगा, चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, कामों में बेहतरी होने जा रही है। एरीज वालों की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है, हालात में चेंज है, कामों में मदद है, व्हील ऑफ फॉर्चून, पैसा आएगा और बिल्कुल जनाब आपके पास बड़ी बड़ी ऑप्शंस आती हुई नजर आती हैं। जॉब और बिजनेस में बिल्कुल जनाब ऑप्शंस है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में थोड़ा सा डिले है और एजुकेशन क्लैरिटी है, ज़बरदस्त रहेगी। हेल्थ सही नहीं है, वॉक करें और ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और मून मैसेज दे रहा है आप लोगों को तब्दीली की जरूरत है और पढ़ने के लिए ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 टाइम एनर्जी को बूस्ट करेगा। टॉरस बुर्ज सौर वालों की बात करें तो स्टोरी ऑफ द वीक एक नया आगाज है। बिल्कुल सन जेमिनी 20 मई को आपकी एनर्जी और आपके मामलात में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। जहां पे बात करें आप लोगों के कामों से मुतल्लिका, अपनी बातों को जितना अपने तक रखेंगे बड़ा फायदा उठाएंगे और बिल्कुल जनाब पैसों से मुतल्लिका आपको प्लानिंग की जरूरत है। जॉब और बिजनेस की बात करें गिव एंड टेक होगा, अच्छी एनर्जी है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में थोड़ा सा एहतियात होनी चाहिए और एजुकेशन के मामलात में अच्छी एनर्जी है तलबा तलबात की। हेल्थ ज़बरदस्त है, वेजिटेबल्स का और वाटर पानी का और लिक्विड वाली चीज़ों का इस्तेमाल आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा और ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रूहानी सफ़र पेश आ सकता है। और मून मैसेज दे रहा है जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है और या जल जलाले वाले इकराम का विर्द एनर्जी बुर्ज जोजा। जेमिनी वालों की बात करें तो क्या होने जा रहा है स्टोरी ऑफ द वीक में, थोड़ा सा उदास हैं। हालांकि बुर्ज जोजा जेमिनी में ही सन हो रहा है तो कामों में जो डिले है क्या वो बेहतर होगा, तो वो तो सन आ गया, सन की एनर्जी है। बिल्कुल जनाब जो मामला डिले थे अब वो होंगे बेहतरी की तरफ, कामयाबी मिलेगी और जनाब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। आप अपने मामलात को अब सीरियस तरीके से देखेंगे और फायदे भी तो उठाएंगे। और बात करें जॉब और बिजनेस तो ओवर थिंकिंग से बचें। मोहब्बत की बात करें तो एहतियात करें थोड़ा सा भी। एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ मेडिटेशन आपकी सेहत को बेहतर करेगी और ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं
और मून मैसेज दे रहा है ये वक्त है शिफा का, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और सूरह इखलास का विर्द एनर्जी बूस्ट करेगा। जबरदस्त। कैंसर, कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कैंसर परेशान है, कुछ मामला से मुतल्लिका नेगेटिविटी का शिकार। बात करें यहाँ पे एनर्जी से मुतल्लिका तो किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा वरना प्रॉब्लम होती है। और एंड ऑफ द वीक में कामयाबियां समेटेंगे। जॉब और बिजनेस में फजूल की लड़ाई झगड़े और बहस आपके कैरियर के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। मैरिज और रिलेशन में बेहतरीन एनर्जी है, एजुकेशन जबरदस्त है। हेल्थ की बात करें तो बैलेंस है और ट्रैवल बिल्कुल फैमिली के साथ कर रहे हैं और मून मैसेज दे रहा है अपने माजी को पीछे रोकें, आगे बढ़ें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द रखें तो कामयाबियां मिलेंगी। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो लियो की एनर्जी जज्बाती नजर आते हैं इमोशंस में और बिल्कुल जनाब यहाँ पे काम इस वीक में बहुत ज्यादा और रूहानियत में इजाफा और चीजें बेहतरी की तरफ। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो 2-3 ऑप्शंस के काम और बेहतरीन एनर्जी, पैसे आएंगे जनाब। और मैरिज और रिलेशन में डेवल मौजूद है, रिलेशन में कोई नेगेटिविटी हो सकती है। एजुकेशन जबरदस्त है, हेल्थ ख्याल करें अपनी सेहत का। ट्रैवल हो सकता है, अच्छी एनर्जी है, करने में फायदा भी है और गौर फिक्र करें। मून कहता है और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विद 41 टाइम रोजाना एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज सुमला, सुमला वालों की इस वीक की बात करें तो सुमला सेलिब्रेशन की एनर्जी है। बिल्कुल जनाब, आगाज से ही आज के दिन से सेलिब्रेशन है और सेकंड का स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आते हैं, लेकिन गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और बिल्कुल चेंज, ये वीक आपके लिए बड़ी तब्दीलियों और मामलात में चेंज का वीक है। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की तो प्रेशर है, बैलेंस करें और अच्छे तरीके से प्लानिंग के तहत आप अपने कैरियर को सेट करें। मैरिज और रिलेशन में बातों को अपने तक रखना फायदा। एजुकेशन 50-50 एनर्जी है। हेल्थ बहुत अच्छी है, वॉक भी कर रहे हैं और ट्रैवल जबरदस्त एनर्जी है। मून मैसेज दे रहा है जिन जवाबात की आपको जरूरत है वो आ रहे हैं और पढ़ने के लिए या हय्यु या कय्यूम एनर्जी बूस्ट करेगा। एयर साइन लिब्रा, लिब्रा बुर्ज में जान वालों की बात करें तो कंफ्यूज नजर आते हैं किसी बात से मुतल्लिका, जैसे कोई फैसला नहीं हो रहा तो फैसला किस चीज का नहीं हो रहा। बिल्कुल जनाब, कुछ आउट ऑफ कंट्री की प्लानिंग हो सकती है, कुछ मामला जो माइंड में चल रहे हैं तो वहां के ऊपर चीजें बेहतर, लेकिन मायूसी थोड़ी सी रहेगी। एहतियात का वीक आप लोगों के लिए। जॉब और बिजनेस में सुस्ती और काहली को खत्म करना है। मोहब्बत में बड़ों के फैसलों से अहमियत बढ़ेगी। एजुकेशन जबरदस्त, हेल्थ जबरदस्त और ट्रैवल नहीं करना। और मून मैसेज दे रहा है आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं और आइसक्रीम एनर्जी बूस्ट करेगा। स्कॉर्पियो बुर्ज चक्र डबल माइंडेड है किसी बात को लेकर स्कॉर्पियन, लेकिन ये क्या है चीज, अच्छा जी कैरियर के स्टार्ट के लिए और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा डबल माइंडेड है, लेकिन कामयाबी तो आपको ही मिलेगी क्योंकि एनर्जी बूस्ट है। मार्स की एनर्जी आपके कामों में मददगार होगी। जॉब और बिजनेस बेहतरीन। मोहब्बत में एहतियात, जज्बात, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। एजुकेशन जबरदस्त, हेल्थ बेहतरीन और ट्रैवल कर रहे हैं और मून मैसेज दे रहा है आप और आपके अजीज महफूज हैं। और या जलजलाली वल इकराम का सेजिटेरियस बुर्ज कौस कामों में लगे हुए नजर आते हैं। ये वीक कामों का वीक है, ज्यादा से ज्यादा काम करें। रूहानियत का वीक हो, बड़ा डिसीजन ले रहे हैं इस वीक में और ये डिसीजन फैमिली से मुतल्लिका, खुशियों से मुतल्लिका, अपने मामला से मुतल्लिका। जॉब और बिजनेस में चेंज आएगा, मोहब्बत में खुशियां मिलेंगी, एजुकेशन जबरदस्त रहेगी। हेल्थ की बात करें तो ख्याल करें सेहत का। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छी एनर्जी है और मून मैसेज दे रहा है आपके अज़म की जांच की जा रही है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो मून मैसेज दे रहा है बड़ा सोचें, बड़ी तस्वीर की तरफ देखें, आगे बढ़ें और स्टोरी ऑफ द वीक में डिटर्मिनेशन काफी हाई, कुछ बड़ा करने की कोशिश और चेंज, पॉजिटिव चेंज, कामयाबियां मिलेंगी। और बिल्कुल जनाब व्हील ऑफ फॉर्चून हर मामले में आपको एक बड़ी मदद। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज, मोहब्बत में भी कामयाबी और एजुकेशन में प्लानिंग और हेल्थ बेहतरीन और ट्रैवल एहतियात। और मून मैसेज दे रहा है आपको कुछ चीजें, नेगेटिव चीजें अपनी जिंदगी से निकालना ताकि ज्यादा तरक्कियां हासिल करें। सूरह फलक का एक्वेरियस वालों की इस वीक की मून की एनर्जी है जनाब एतमाद कामयाबी की कुंजी है। और बिल्कुल जनाब यहाँ पे जॉब और बिजनेस सेलिब्रेशन है, पैसा है, मोहब्बत में कामयाबी है। एक्वेरियस एजुकेशन जबरदस्त है, हेल्थ रूहानी से थोड़ी सी डिस्टर्ब, सूरह फातिहा का वेट रखिए और ट्रैवल अच्छी एनर्जी है। बिल्कुल जनाब क्या नहीं करना,
लोगों को भी फायदा देना है, सदका करें इस वीक में। सदका करें। पाइसेस पाइसिस बुर्छौत मून मैसेज दे रहा है, एक जाती मसला हल होने की तरफ जा रहा है। और बिल्कुल जनाब यहाँ पे 18 मई से 24 जून सन इन जेमिनी आपके लिए जॉब बिजनेस में अच्छी एनर्जी, आप अपनी बातों को डायरेक्ट कर रहे हैं और फायदे उठा रहे हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कुछ डिले है और एजुकेशन बेहतरीन है, हेल्थ जबरदस्त है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या नहीं करना, अपने कामों में नेगेटिविटी नहीं लाना और नेगेटिव लोगों को जिंदगी से निकालना है। और सूरह फलक का विर्द 21 मरतबा इस वीक में एनर्जी बूस्ट। इसी पैगाम के साथ वक्त खत्म हो चाहता है। बहुत साहब आपके वक्त का, और वाकई जी जो एहतियात बताई है वो आपने करनी है, और जो आपके हक में चीजें हो रही हैं खुश हो जाए, प्लानिंग कर लें उसके अकॉर्डिंग। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और उज़ैर, लगता है कि भारतीय क़यादत ने तारीख की किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं या फिर वो होशो हवास खो बैठे हैं। इंडियन आर्मी चीफ ने बड़क मारी ये है कि जी पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो जोग्राफिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। मतलब हद है मुतकब्बिराना सोच की। इस हिंदुत्वा ज़हनियत पर जी ISPR ने ऐसा करारा और जानदार जवाब दिया है कि दिल्ली तक मिर्चें लगी होंगी। पाक फौज का जवाब बहुत वाज़ेह है कि भारत की मुतकब्बिराना और तंग नज़र ज़हनियत बारहा जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही है। वैसे उज़ैर, मैं देख रही हूँ, मुझे इनकी इस मायूसी पर हंसी आती है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारे शाहीनों ने इनके जदीद तरीन राफेल तैयारों समेत 8 जहाज गिराए तो ये मुंह छुपाते फिर रहे थे। अब ये किस तरह से बढ़ के मार लेते हैं, मतलब इनका हौसला चेक कॉन्फिडेंस देखें, ओवर कॉन्फिडेंस आप देखेंगे। इतनी मार खा के भी इस तरह के बयान देना कोई आम बात तो नहीं है, कोई सेन माइंड तो नहीं ये कर सकते। और ये तो वही बात है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और इंडियन आर्मी चीफ हो या उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब जो स्लिप हो जाते हैं, ये सब असल में उस मायूसी का नतीजा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में मुसलसल नाकामी के बाद उनके अंदर पैदा हुई। मार्का हक ने उनका पूरा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि कैसे भारत रियासती सरपरस्ती में सरहद पार टारगेट किलिंग्स और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। उनकी हिंदुत्वा सोच पूरे जनूबी एशिया को एक तबाहकुन जंग की जानिब धकेल रही है। हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई उमूर और चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला साहब। आपसे इस पूरे मंजरनामे का फौजी और सियासी तज्जिया हासिल करते हैं। गुल साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की खुली धमकियां दी जा रही हैं। आलमी ताकतें, खासतौर पर अमरीका और मगरब, जो खित्ते में अमन के ठेकेदार बनते हैं, भारत के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर, रवैये पर खामोश क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक भारतीय आर्मी चीफ का नक्शे से मिटाने की बड़क है, ये बात तो उन्होंने हमारी तर्जुमानी की, क्योंकि जाहिर है हम भी ये चाहते हैं कि हमारा नक्शा मिट जाए, क्योंकि हम अपना नक्शा बढ़ाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हम 7 वाला जो प्लॉट है उसको भी हासिल करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी, क्योंकि हमारी आबादी भी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरियात भी बढ़ रही है, हमें पानी के ज़खायर भी चाहिए, हमें दीगर भी चाहिए। और हमारा तो क्लेम भी है, जाहिर है मुगल एम्पायर थी तो मुसलमानों की हुक्मरानी थी, तो इसलिए ये अब हमारा क्लेम बनता है ना, इसलिए हम अपना नक्शा बढ़ाना चाहते हैं। तो शायद उन्होंने हमारी तर्जुमानी की है। वैसे ये भी मैंने देखा है कि अमूमन जब इंसान को पड़ जाए ना मार बड़ी ठीक ठाक किस्म की, वो मुका लगता है ना बॉक्सिंग के अंदर, तो फिर वो बेचारा बॉक्सर जो होता है वो घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आती मैं ऊपर हूँ या नीचे हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ या मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ये इसको कहते हैं पंजाबी में भौंतरा जाना। तो ये वो भौंतर गए हैं। असल में इनको ये समझ नहीं आ रही मार पड़ने के बाद कि इन्होंने क्या करना है। अंदर की कमजोरियां इतनी हैं, फिर उसके बाद जाहिर है आपको पता है कि गाय मूत्र भी पीते हैं, उसके भी असरात होते हैं। ज़हन उससे जो है वो काफी हद तक खराबी आ जाती है उसके अंदर, जिसको वो कौन क्या है कि वो कहते हैं ना जी, केमिकल लोचा हो जाता है दिमाग में। तो वो ये भी इस किस्म के फतूर जो है वो उनके हो जाते हैं। एनी हाउ, अब इनके इसके ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने ये कहा कब है और क्यों कहा है। तो पहली बात यह है कि मानिक शॉ ऑडिटोरियम के अंदर इन्होंने ये बात कही है, और उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर की 1 साला बरसी मनाते हुए, हमने तो जश्न मनाया था, जाहिर है इन्होंने तो बरसी मनानी थी, तो वो 1 साला बरसी मना देते हुए जब इन्होंने सिंदूर के ऊपर जो कहा कि जी सैनिक क्या उसका नाम था पता नहीं, यानी कि मिलिट्री डायलॉग इन्होंने किया, और वो मिलिट्री डायलॉग जो है वो किया, उसके अंदर इन्होंने बजाय अपनी कमजोरियों को बताते कि भाई हमने दौरान जंग 3
बड़े बड़े जर्नैल जो थे वो निकाल दिए, एयरफोर्स का वाइस चीफ निकाल दिया, आर्मी का जो इंटेलिजेंस का कमांडर था जनरल राणा उसको निकाल के काला पानी भिजवा दिया। हमने जो कोर कमांडर था 15वीं और 16वीं कोर का नदरन कमांड का, उसको गिरफ्तार करा लिया, आज तक करा लिया, इसलिए क्योंकि उसने ये कहा था कि ये पहलगाम का खुरा जो है ये न्यू दिल्ली से निकलता है, इसलिए उसको गिरफ्तार करा लिया गया। और उसने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान से लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं। अब जो साथ ही साथ फिर आपको पता है कि इनका कमांडर डिफेंस सर्विसेज जनरल अनिल चौहान भी निकाला गया। उसको इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 1 भूल जाए, फरामोश कर दें, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था वो याद माजी अजाब था उनके लिए। तो इस वजह से वो कहता था कि जी ये खत्म, उसको निकाल के वो राणा सुब्रमण्या को लेके आ गए हैं नया कमांडर डिफेंस सर्विसेज। अब ये तमाम सारी जो बातें हैं, इसके बाद उन्होंने ये नहीं बात की इसके ऊपर कि भाई देखो हमारी क्या प्रोफेशनल कमजोरियां थी, हमें जो स्ट्रेटेजिक तौर पर क्यों मार पड़ गई, हमें जो पाकिस्तान के हाथों, जो पाकिस्तान के जवानों के हाथों साइबर के ऊपर मार पड़ी, हमारा जो जिस आईटी के ऊपर हम बड़ा नाज करते थे उस आईटी का आलम ये हो गया कि 71% साइबर हमले होकर पाकिस्तान ने बिजली तक बंद कर दी भारत के अंदर। उस आईटी का ये आलम था जिसको ये कहते थे कि हम आईटी किंग हैं। उस आईटी के अंदर ये नतीजा निकला कि कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस जो थी वो पाकिस्तानी बड़े मजे से बैठ के सुन रहे थे हमारे जीएचक्यू के अंदर के वहाँ क्या बातें हो रही हैं और क्या प्लान बन रहे हैं, तो वो सारा कुछ तो हमारे पास आ गया था। अब ये बातें, वो ये नहीं बात कर रहे कि हमारे 8 जहाज कैसे गिर गए, और अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ 10% मारा था, 90% तो मार बाकी है। तो ये अभी इस सारे के ऊपर बात करने के बजाय ये पाकिस्तान को धमकियां, देखिए ना, एक्चुअली ये लोग, आपको पता है कि पुराने पहले भी ये बॉलीवुड की फिल्में जो थी उनके गाने थे वो चोरी करते थे, कभी पाकिस्तान से कभी अंग्रेजों से। तो इन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा, इसने कहा चलो मैं भी ये कहता हूँ कि हम भी पाकिस्तान को जोग्राफी से मिटा देंगे। भाई जोग्राफी अपना तो दुरुस्त कर ले, तेरे पास जो है वो 7 तेरी रियासतें वहां बैठी हैं जिनको रेड कॉरिडोर जानते हैं, चिकन नेक से आगे मणिपुर वगैरह, ये तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। उनको तो चाइना ने चाइनीज नाम दे दिए हुए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब सिखों ने रेफरेंडम कर दिया हुआ है और उसके अंदर वो भारत से अलहदगी की बात कर रहे हैं। पिछले साल आपको याद है कि जब वहाँ वो किसानों की मूवमेंट हुई तो खालिस्तान का परचम न्यू दिल्ली के पर उन्होंने दिल्ली लाल किले के ऊपर लहरा दिया था, तो ये वहां मुंह तकते रह गए। उसके बाद इनका आपको पता है कश्मीर के अंदर 9 लाख फौज लगाने के बावजूद उनके हाथ से वो निकलता चला जा रहा है, तो ये भी एक इनके लिए एक वो है। तो नक्शा तो इनका कम हो रहा है, ये किस नक्शे की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या सस्ता बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, नक्शा तो इनका कम हो रहा है और डायलॉग तो ये ऐसे ही है जिस तरह से आपने भी कहा कि चोरी करते हैं और फिल्मों में ही अपने आप को हीरो दिखा सकते हैं, वैसे तो ये जीरो ही है रियलिटी में। अगर ISPR की हम बात करते हैं, वाज़े तौर पर कहा है जोग्राफियाई खात्मा 2 तरफा होगा। जवाब बहुत वाज़े दिया गया है कि क्या 2 एटमी ताकतों के दरमियान इस नौयत का लबो लहजा खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। सूरत हाल क्या हो सकती है? देखिए, जोग्राफियाई खात्मा तो दोनों तरफ ही होगा ना, यानी कि पाकिस्तान का जोग्राफिया ये खत्म होके आगे बढ़ जाएगा और उनका घट के जो है वो पीछे रह जाएगा। तो ये 2 तरफे का मतलब ये है, ये मतलब नहीं है कि हमारा भी नुकसान होगा उनका भी होगा। पहली बात तो ये है कि देखें, ये जो अभी काम कर रहे हैं इनका खन्नास खत्म नहीं होगा। देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, और आप इनको देखें कि ये कर क्या रहे हैं। ये इस टाइम पे इनके पास $100 बिलियन का तकरीबन बजट है, ये नया असला खरीद रहे हैं, लेकिन नया असला खरीदने के बाद ट्रेनिंग भी तो कराएंगे। इसलिए ये इमीडिएट काम अपनी देखें कमजोरियां हैं, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी जो था वो आर्मी चीफ था, अभी आर्मी चीफ होते हुए खिफ्त मिटा रहा है, बेइज्जती हुई है, ये रियलिटी है। आप जो मर्जी देखें, अपने लोकल ऑडियंस को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन जो उसके जर्नैल हैं
जो उसके साथ वहाँ उनके अफसरान हैं, जो उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि भारत की कमजोरियां क्या थी और उसको मार पड़ी है या नहीं मार पड़ी? ये बातें देखें ना, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये बात हो सकती है कि मैं जीता या मैं जीता, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई ऑथेंटिक चीज सामने नहीं आई। पाकिस्तान के मामले पे ये लोग गए अमेरिका और उन्होंने कहा कि खुदा के लिए जंग बंदी करवा दो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत मार रहा है। और पाकिस्तान ने भी फिर मजीद जो 20 राफेल जिनको हमने लॉक किया हुआ था वो हमने छोड़ दिया। हमने कहा कि जी जंग को एस्केलेट नहीं करते, हमने जवाब दिया, करारा दिया, अभी हम इसको यहाँ रोक लेते हैं। अब मसला यहाँ ये है कि ये पाकिस्तान ने 8 तैयारे जब गिरा दिए तो उसके बाद एंड बकौल ट्रंप के 11 गिरा दिए। पूरी दुनिया ने कहा, राफेल कंपनी ने कहा कि हमारे जहाज गिर गए, और उन्होंने कहा कि हमारे S-400 तबाह हो गए। उसने बरतानिया ने लिखा कि किंग ऑफ द स्काईज पाकिस्तान एयरफोर्स, और अमरीकी जरीदे ये लिख रहे थे कि इंडिया वाज रेस्क्यूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस सब के बाद पाकिस्तान तो तीसरे मुल्क में नहीं गया ना किसी फरीक के लिए कि आओ जी बैठ के मुज़ाकरात करें, क्योंकि ये जंग जीत चुके थे हम अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब जो सिचुएशन है कि ये अब अपना माथे से जो कलंक का टीका है वो मिटाने के लिए अपने अवाम को, अपनी फौज को भी झूठ बोल रहे हैं। देखें, अवाम को झूठ बोलना और बात होती है, अपने फौज को झूठ बोलना गैर मुनासिब है। जनरल द्विवेदी अपने तौर पर एक हारा हुआ जर्नैल लिखा जाएगा, एक ऐसा आर्मी चीफ लिखा जाएगा तारीख के पन्नों में जो जंग हार गया था अपने से 5 गुना छोटे मुल्क से। और उसकी वजह बैड प्लानिंग, मिस कैलकुलेशन, रॉन्ग असेसमेंट, फॉल्टी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ये तमाम चीजें जो हैं वो उसके लिए एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरी हैं। और यही वजह है कि वो अपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर एक्सेप्टेंस करने के बजाय वो पाकिस्तान को इस किस्म की धमकियां, और फिर वैसे भी ये आर्मी, देखिए ये जब तक कारगिल का वाकया हुआ था ना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी थी, मैं आपको सही बात बताऊं ये, लेकिन कारगिल के वाकये के बाद ये अपना प्रोफेशनलिज्म खो बैठे और उसके बाद ये आरएसएस की आर्मी बन गए। अब आरएसएस की जो एक सेफरॉनिक आर्मी थी, यानी कि जाफरानी जो दहशतगर्द थे, उनका जब ये नुमाइंदा बन के कभी ये जहाज के ऊपर नींबू फाड़ रहे हैं, कभी ये जो है वो उसके ऊपर जो है वो नारियल फोड़ रहे हैं, कभी जो है वो ये जाके वहाँ माथे टेकते हैं मंदिरों के अंदर। वो अनिल चौहान गया था, आपको पता है, द्विवेदी भी गया था मुख्तलिफ मंदिरों में, कभी वहाँ सिंदूर के नाम से ऑपरेशन करते हैं। तो ये वो तमाम चीजें जो हैं ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, सब करके भी जो मुराद है वो उनकी पूरी नहीं हो रही है और सब हरबे आजमा ली हैं। कहिएगा कि भारतीय क़यादत जो है 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के वजूद को कबूल नहीं कर सकी है। मार्का हक के बाद 1 साल गुजर गया है, भारतीय क़यादत के बयानात में तलखी बढ़ती चली जा रही है। क्या वजह है? सच का सामना करने से भारतीय क़यादत भाग क्यों रही है? हालांकि सबसे अच्छी ऑप्शन उनके पास सेफ एग्जिट है, यानी वो तस्लीम कर लें और निकल जाएं इस चीज़ से, वरना दुनिया तो याद करवाती रहेगी बार बार। देखिए, दुनिया याद कराती रहेगी, लेकिन मसला यहाँ ये है कि उनकी सोच ही फर्क है ना। आप देखें, कुरान की आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं, मैं कुरान की आइडियोलॉजी से चल रहा हूँ, हम अपनी बुनियाद को कैसे भूल जाएं? अब वो जो हैं वो चाणक्य और हिंदुत्व के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। उनकी नजर में उनका जो पड़ोसी है वो उनका दुश्मन होता है, ये बात तो उन्होंने लिखी हुई है। और जो पड़ोसी का पड़ोसी होता है वो उनका दोस्त होता है, जैसे अफगानिस्तान। इसलिए अब आप ये देखें कि उन्होंने किसी रीजन में किस मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, किस मुल्क के साथ, बांग्लादेश के साथ, किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लड़ाई करते हैं, फिस्ट फाइटिंग चाइना के साथ हो गई थी, इनके कई बंदे जो है वो जहन्नम वासिल हुए थे। लेकिन इस सब के अंदर
मसला ये है कि इनकी सोच है, और ये सोच के अंदर देखें, इसराइल है वो चाहता है कि मैं एक ग्रेटर अपना नक्शा बनाऊं, मैं तौसी पसंदाना इकदामात करूं। दूसरी जानिब भारत है, अखंड भारत की बात करता है, उसने बकायदा डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत अपनी कौमी असेंबली के ऊपर जो नक्शा लगाया है उसमें पूरा पाकिस्तान उसने शामिल किया हुआ है। वो अभी भी वो ख्वाब है, वो जैसे होता है ना, इनके प्रॉब्लम ये है कि ये वो कहते हैं पिदरम सुल्तान बूद, हम जो है वो पहले ऐसे होते थे इसलिए अब हम दोबारा वापस लाएंगे। और भाई हम जो थे वो कोई और थे, वो आप लोगों के वो लोग थे जो कोई असूल था, कोई उनमें गैरत थी, कोई उनमें शर्म थी, कोई हया थी। आप लोग जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। आप में ना शर्म है, ना हया है, ना गैरत है, ना आप में सोच है, ना समझ है, और आप चले हैं लड़ने के लिए। आप लड़ने के बजाय आप इस खित्ते के लोगों के लिए कोई बेहतर किरदार अदा करें। देखें ना, जब नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि हम मिलकर पाकिस्तान के साथ आओ, गुर्बत मिटाते हैं रीजन की, ये अच्छी बात थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर लगता है यही है कि वही आरएसएस का जो एक दिमाग में फतूर है वो आ गया, और उसने कहा कि जी मैं दुनिया को अब तस्खीर करने निकलूंगा। फिर ये इनके दिमाग में कहीं किसी ने ये भी डाल दिया है कि बहरा हिंद जो है वो इनके बाप की जागीर है, और बाबा समुंदर किसी के जागीर नहीं हुआ करते। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, ऐसे ही है कि ये अपनी जागीरी समझते हैं और इनके जो जहन का फितूर है ये कभी दूर नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत ही अहम पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं। और भारत कभी आ सकता क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही इसी तरह की, इसी माइंडसेट के साथ वो चलेंगे और कभी बाज भी नहीं आएंगे। और फिर जग हसाई भी होगी तो सेफ एग्जिट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि कहां कहां आपकी गलतियां हैं, कहां कहां आप ट्रेंड नहीं है। ट्रेनिंग लेकर आ जाए, हमसे ले लें, हम ट्रेंड कर देते हैं। और किसी भी एटमी मुल्क को इस तरह की बात करना, और वो एटमी मुल्क जिसने 1 साल पहले बगैर कोई एटमी हथियार इस्तेमाल किए अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मारा और फिर पूरी दुनिया जो है उसकी मौतरफ हुई हो, इस तरह की बातें करना महज खाम ख्याली है। और ठंडे बयानात दे के भारत जो है ना, भारतीय आर्मी चीफ जो है वो गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोड़ें, आप बताएं मौसम कैसा रहेगा मुल्क भर में? मैं साहिली इलाकों में ले जाती हूँ आपको, है, और साहिली हवाएं चलाते हैं और देखते हैं जी मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या दर्जा हरारत रहेगा। और मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ी सी बारिश, जो रहमत की बारिश है वो भारत में भी कई बरसे, उनको भी सुकून मिले। अभी खैर पाकिस्तान की सिचुएशन देख लेते हैं, मौसम की क्या, आइए चलते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बर्फपोश चोटियों और ठंडी हवाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम खुशगवार मूड में दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर हम देख लेते हैं, यहां पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 10 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। जबकि स्कर्दू में पारा है 13 से 5 डिग्री के दरमियान, जो कि हम देख सकते हैं। मौसम यहाँ पर खुशगवार दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। अब रुख करते हैं सरसब्ज वादियों और बहते झरनों की सरजमीन यानी कि आज़ाद कश्मीर का, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 30 और कम से कम 19 डिग्री के दरमियान रह सकता है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 24 और कम से कम 10 डिग्री तक मुतवक्के है। मौसम का हाल बताने वालों ने बाज़ मकामात पर यालाबारी और गरज चमक की नवीद भी सुनाई है। अब चलते हैं मेहमान नवाजों पहाड़ों और हसीन वादियों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, जहां धूप का राज बरकरार रहेगा। पेशावर का दर्जा हरारत देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं दर्जा हरारत 35 ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर बात करें सवात की तो ठंडी फ़ज़ा और खुशगवार मौसम के साथ दर्जा हरारत यहाँ पर 18 से 11 डिग्री तक रह सकता है। और अब सफ़र करते हैं रौनकों, ज़ायकों और 5 दरियाओं की सरजमीन यानी कि पंजाब का और बागों के शहर लाहौर की बात करेंगे। यहाँ पर पारा हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा है 39, जबकि कम से कम 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और इस्लामाबाद में मौसम निस्बतन मुतदल रहेगा।
इस्लामाबाद के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है 36 और कम से कम 24 डिग्री के दरमियान पारा रह सकता है, जबकि मुल्तान में मैक्सिमम अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो है 42 और मिनिमम 26 डिग्री तक जाने की तवक्को है। मरी और गिलियात में मौसम खुश्क मगर खुशगवार रहने का इम्कान है। और अब रुख कर लेते हैं पहाड़ों, वसी मैदानों और कुदरती हुस्न से माला माल सूबे यानी कि बलोचिस्तान की। सूबे के यहाँ पर बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। कोयटा का पारा देख लेते हैं, यहाँ पर जी 32 से 14 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है, जबकि गर्म हवाएं भी माहौल का हिस्सा होंगी। और आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे दरियाए सिंध की सरजमीन की, यानी सिंध, जहां मौसम गर्म और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। कराची का पारा 37 से 28 डिग्री तक रह सकता है, जबकि हैदराबाद में हम देख रहे हैं दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 43 और कम से कम 27 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। बाद दोपहर गर्म और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तो जनाब, मौसम की सूरत हाल जानने के बाद थोड़ी सी ब्रेक तो बनती है। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आज एक ऐसी खबर है जो शायद हम सबको रुकने और सोचने पर मजबूर कर दे। हम हमेशा कहते हैं इस्लामाबाद बड़ा पुरसुकून शहर है, हरियाली है, खूबसूरत मारगिला की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन इसी पुरसुकून शहर के घरों के अंदर एक खामोश तूफान चल रहा है। इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं हर घंटे 38 खवातीन अपने शोहरों से खुला और नुफ़्का के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। और रवां साल हमने देखा कि अब तक 45,000 से ज़्यादा केसेस भी आ चुके हैं, यानी हर महीने 9,000 से ज़्यादा हंसते बसते घर जो हैं वो उजड़ रहे हैं। और रोज़ाना 300 से ज़्यादा फैमिली जो हैं वो केसेस दायर कर रही हैं। और अदादो शुमार इस कदर ख़तरनाक हैं, ये हर घर की कहानी। और ये 38 घर हैं जो हर घंटे बिखर रहे हैं, और बिखरते हुए बच्चे और जिस बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं, जो मुआशरे की बर्बादी हो रही है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये जो जनरेशन जी है उज़ैर, शादी करना ही नहीं चाहती, शायद यही वजह है। बिल्कुल। और बात इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली ये है कि पिछले 4 सालों में तकरीबन 38 ऐसे केसेस सामने आए जहां शादी के सिर्फ 1 से 3 माह के अंदर अंदर ही खुला ले ली गई। वकला का कहना है कि खुला और नानुफ़्का के ज़्यादातर केसेस वही जोड़े दायर कर रहे हैं जिनकी पसंद की शादी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जो रिश्ते इतनी जल्दी तोड़ रही हैं? मनशियात है, बेरोज़गारी है, या घरों में बढ़ता हुआ मौशी दबाव? हम मौजूद पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डॉक्टर रिजवान सफदर साहब से भी, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लेकिन उनसे पहले ज़रा अपडेट्स ले लेते हैं जहाँ की ये खबर है इस्लामाबाद की। तो सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, डेटा तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हर घंटे में 38 खुला तलाक के केसेस, वजह क्या सामने आ रही है? माहिरीन क्या कहते हैं, वकला क्या कहते हैं? आज देखें, ये 23 लाख की आबादी है पूरे इस्लामाबाद की, और 23 लाख में हर साल, अब 3 सालों का डेटा हमने देखा है। 3 सालों के डेटा में 2023 में 85,000 थी, 2024 में 91,000 थी, और 2025 में 1 लाख से तजावज़ की गई थी। और अब 5 महीने के अंदर 45,000 जो केसेस हैं वो फैमिली कोर्ट्स में इस वक्त, जिनमें खुला के केसेस हैं और साथ साथ जो खर्चे के दावे होते हैं वो जो ख़वातीन है, ख़वातीन की जानिब से दायर हो चुके हैं। और इनकी जो असल वजह है, वो असल वजह ये जो हमने वकला से बात की है, जो फैमिली कोर्ट्स में रोज़ाना पेश होते हैं, उनके मुताबिक जो हमारे पास फैमिलीज़ आती हैं उनमें ज़्यादातर जो बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी के साथ साथ मंशियात का जो ख़ास जो इसमें वजूहात बताई जा रही हैं वकला की जानिब से कि बेरोज़गारी, मंशियात, और ख़ास तौर पर जो हमने कुछ महर नफ्सियात से भी गुफ्तगू करने की कोशिश की इस दौरान, उनकी जानिब से भी ये 2 रीज़न तो बताई गई। साथ साथ उनकी जानिब से सोशल मीडिया का भी कहा गया कि जो सोशल मीडिया ख़ास तौर पर वो भी इसमें जो है ना पूरा जो किरदार है उसका इसमें वो भी है। अब देखें कि 38 जो केसेस हैं,
एक दिन के अंदर 38 केसेस दायर हो रहे हैं और 9,000 एक महीने के अंदर 9,000 केसेस और 30 ऐसे केसेस हैं जिनमें जो खर्चे और जो तलाक हैं खुला खासतौर पर जो ख़वातीन की जानिब से दायर की जाती है, तो 3 महीने के अंदर, शादी के 3 महीने के अंदर जो है ना ये दायर हुई हैं। और ये जो केसेस हैं ये ख़ास तौर पर पसंद की शादियों की हैं, मतलब जो फैमिली में अरेंज मैरिज होती है उनके कम है, लेकिन जो पसंद की शादियों के जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। और अब ये भी देखें कि एक दिन में 30 पसंद की शादियां भी हो रही हैं इस्लामाबाद में, जहां 23 लाख आबादी है। तो 23 लाख की आबादी में 30 शादियां एक दिन में, वो भी पसंद की शादियां हो रही हैं। आमिर, सिचुएशन क्या, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि एक रीजन ये भी दी गई है कि बेरोजगारी है, क्या स्टूडेंट लाइफ में शादियां हो रही हैं, मतलब जो मर्द है वो इतने स्टेबल नहीं हो पाते हैं फाइनेंशियली, लेकिन लव हो जाता है तो मैरिज भी हो जाती है? ये ऐसे ही है। अब टीन एज में इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इस्लाम तो इजाज़त देता है कि आप 18 साल की उम्र में शादी करें, लेकिन इस्लाम के साथ साथ हमने माशरे को भी देखना होता है। जो हमारे जो नौजवान हैं जो ख़ासतौर पर 18 से 22-23 साल की उम्र के लोग हैं, ये जज्बाती तौर पर अटैच तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद रोज़गार तो होता नहीं है। रोज़गार ना होने की वजह से फिर अगले 2-3 महीने बाद ये मसाइल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन आप हमें बता भी रहे थे कि बुकला की इस बारे में क्या है और साथ ही साथ माहिर नफ्सियात जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वजह क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आदाद शुमार आपने सुने कितने ख़तरनाक हैं। हनीमून पीरियड जो होता है 1 से 3 माह की शादी के 3 माह बाद तक का भी, मतलब उसके अंदर भी डाइवोर्स जो है वो हो रही है पसंद की शादियों के साथ। मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक मसला जो है ना, मैं उसको कहूँगा कि वो सेकंड पे आता है। अच्छा, पूरी दुनिया में आप अमेरिका में देखें तो सबसे बड़ा मसला है इनफिडेलिटी। इंडिया में देखें, इंडिया में रिसर्च हुई है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिसर्च का बहुत फुकदान है। तो मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि साउथ एशियन जो कल्चर है उसमें सबसे बड़ी वजह है इन लॉज की जो है मुदाखलत जो है अंदर। जबकि पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि जो रियलिटी है और एक्सपेक्टेशंस है उसमें एक गैप आ गया है। हम रियल लाइफ कुछ और होती है लेकिन एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। तो ये जो हमारे रिपोर्टर भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे, ये सही कह रहे हैं कि आप रोमांटिसिज्म में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में तो चले जाते हैं, लव के नाम पे या लव मैरिज तो हो जाती है, लेकिन मोहब्बत के नाम पे शादी तो हो सकती है, लेकिन शादी चल नहीं सकती मोहब्बत के नाम। शादी चलाने के लिए आपको कांस्टेंट नेगोशिएशन चाहिए, एक इकोनॉमिक जिम्मेदारी भी है बहरहाल, और इकोनॉमिक जो हालात हैं मुल्क के वो आपके सामने। और इस्लामाबाद जैसे मुल्क में, जहाँ शहर में जहाँ पे रहना के लिए आपको पैसे चाहिए और रहना मुश्किल है, ज़्यादा पैसे चाहिए एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये जो डिप्रेशन है ये फिर गुस्से में तब्दील होता है, और गुस्सा फिर जो है वो आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर पे निकलती है। तो वो अल्टीमेटली इस तरह फिर आप, और वो क्योंकि रियलिटी के साथ वो होता ही नहीं है ना, आप पहले से ये सोच के आए होते हैं कि जिंदगी पता नहीं क्या होगी, और जब फैंटेसाइज करते हैं ना, फैंटेसीज होती हैं। और ये जो जनरेशन है इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और अडेप्टेबिलिटी है नहीं। अडेप्टेबिलिटी है नहीं, तो अडेप्टेबिलिटी ना होने से एक कैंसल कल्चर आ गया है। कैंसल कल्चर ये है कि मुझे ये नहीं पसंद तो इसको कैंसिल करें, मुझे ये मेरी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही तो इसको फारिग करवाएं। तो ये कैंसल कल्चर जो है ना ये बहुत आम हो गया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं पहले वक्तों में शादियां होती थी तो कहते थे मर के ही निकलना है, अब कोई और रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब तलाक जैसी चीज को तो हम सुनते ही बहुत कम थे, और सुनते भी थे तो बहुत बुरा समझा जाता था। अब शायद शादियां होती कोई बात नहीं, सो के जिस तरह आप भी बता रहे हैं, और वो सोशल मीडिया में मैं देख भी रही थी कि अगर आपकी 25 साल तक शादी नहीं हुई, इट मीन्स कि आप एक डिवोर्स से बच गए हैं, क्योंकि ये कच्ची उम्र की अभी भी इसको हालांकि दीन इजाजत देता है, बालिग हो जाए शादी हो जाती है, लेकिन ये क्या ऐसी मेंटली स्टेबिलिटी वो चीज नहीं है बच्चों में। बच्चे बस इमोशनली होके ठीक है, लव हुआ, शादी हो गई, उस जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मुआशरे में ये कोई प्रॉब्लम है या हम डिक्टेट नहीं कर पा रहे सही से? नहीं, पहले तो मैं उस बात पे जाऊंगा कि जो आप कह रही थी कि वो हमारी जो होती नहीं है, पहले कहते थे कि आपने मर के वापस आना, तो मेरा ख्याल है कि वो भी प्रॉब्लमेटिक था, वो भी प्रॉब्लमेटिक था कि आप ये नहीं कि अब मेरा ख्याल है कि जो ख़वातीन के पास भी और अदरवाइज़ भी इंडिविजुअलिज़म हमारे शहरों में ख़ास तौर पे जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, लाहौर है,
इस्लामाबाद है, उसमें इंडिविजुअलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया बढ़ है। गया है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये है कि लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए हैं, उनका प्रोफेशनल करियर है, वो ग्रो करना चाहते हैं। अच्छा, वो फिर जब देखें, शादी तो है कि आपने मिल के चलना है। मिल के चलना है। शादी इंडिविजुअलिज्म से अगली बात है। तो पहले तक आप इंडिविजुअलिज्म में चल रहे हैं, आपकी एस्पिरेशंस हैं, आपने करियर में ग्रो करना है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन जब वहाँ पे क्लैश आता है, आपने दोनों पार्टनर्स ने मिलके चलना है, मिलके वो चल नहीं पाते, तो इंडिविजुअलिज्म में क्लैश आता है, तो वहाँ पे फिर अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे फिर रिश्ता टूटता है। दूसरा ये है कि ख़वातीन जो हैं वो फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग हुई हैं, तो अब पहले तक ये था कि ये जो मर के ही वापस आने वाली बात है, तो पेरेंट्स ये बता के भेजते थे कि भाई वापस ना आना। अब पेरेंट्स भी शायद इतने उस तरह के नहीं रहे, पेरेंटिंग भी चेंज हो गई है, तो वो ये नहीं चाहते कि जी हमारी जो बेटी है वो टॉक्सिक रिलेशन में रहे और वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती रहे, या मर्द भी, अब तो मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं, सिर्फ ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस फेस नहीं करती, तो वो ना रहे। और फिर ये भी है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गई है, तो डिपेंडेंस रही नहीं है। तो अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गई है और ये नहीं चल रहा, तो मेरा ख्याल है कि तलाक को बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज भी कर दिया गया है। एक तरफ बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज भी कर दिया गया और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज भी कर दिया। अच्छा, ग्लैमराइज जो किया है वो किया है आपके सेलिब्रिटीज ने, आपके वो पोस्ट लगा देते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो दिखा रहे हैं कि जनाब ये कपल तो ऐसे जिंदगी गुजारते हैं बेहतरीन किस्म। एक तो ये ना, इस पे तो उज़ैर भाई हम करेंगे बात के जी, वो जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया है ना, वो जो डिवोर्स वाली पोस्ट लगती है ना, नाउ वी आर सेपरेट, हमारी प्राइवेसी का ख्याल करें। करें। ये जो कर दिया ना कि जो सेलिब्रिटीज हैं कि इफ यू कांट लीव इट, तो इसको छोड़ दें, तो वो उन्होंने ग्लैमराइज कर दिया तलाक को। अच्छा, तलाक को एक तरफ तो ग्लैमराइज, दूसरी तरफ जो है वो स्टिग्मेटाइज बहुत कर दिया गया। तो पता नहीं हम कोई मिडल रास्ता जो है वो ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे। दूसरी जो आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया, तो तलाक की और एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में जो गैप है उसकी बहुत बड़ी वजह मैं कहूँगा कि इस आज के दौर की अगर सबसे बड़ी वजह मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने जिस तरह से आइडियलाइज कर दिया है शादी को, जिस तरह से आइडियलाइज कर दिया है बॉडी को, जिस तरह से आइडियलाइज कर दिया है इमोशनल अटैचमेंट को, कि किस तरह का हस्बैंड होना चाहिए, किस तरह की वाइफ होना चाहिए, किस तरह की शादी होनी चाहिए, किस तरह का फंक्शन होना चाहिए। और ये भी नहीं, फिर आप फिजिकली आपको कैसे नजर आना चाहिए। अच्छा, वो अगर फिर आप सोशल मीडिया खोलें, इंस्टाग्राम, आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलें तो उससे 100 गुना खूबसूरत आपको वहाँ पे कोई बंदा या बंदी नज़र आ जाती है। अच्छा, वो आप ये भी नहीं जानते कि वो वाकई रियल है या नहीं है, वो डीफेक ने बनाया हुआ है, कोई एआई जनरेटेड है, या फिर कैमरे फिल्टर्स का कितना कमाल है, या अदरवाइज मेकअप का कितना कमाल है, तो वो नहीं देखते। तो वहाँ से जो है ना फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। और ये जो आप बात कर रहे थे कि लोगों के दिल जो है ना वो फिर जल्दी भर जाते हैं अपने पार्टनर से, कि सोशल मीडिया पे तो आप देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज आइडियल। लड़कों की जा लाइंस हैं, सिक्स पैक हैं, बाइसेप्स हैं, और लड़कियों का आई वुड से कि वो फिगर है। और वो लेकिन डॉक्टर साहब कॉस्मेटिक सर्जरीज भी अब तो बहुत ज्यादा हो गई, सब कुछ फेक होता चला जा रहा है। और उसके बरक्स भी चले, ये सब होने के बावजूद भी हम पीछे के इंसान को तो रियलिटी तो हम नहीं जानते ना, चाहे वो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन पहले कहते थे खूबसूरत भी हो, सीरत भी हो, हर चीज को हम देखते थे। अब हम ये देखते हैं अगर सोशल मीडिया के क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है, क्या ये मेरे लिए कंटेंट हो सकता है या कंटेंट हो सकती है। लोग शादियों के बाद ये जो कपल व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, ये ट्रेंड भी बहुत मतलब ट्रेंड पे रहता है। आप ये कहना चाह रही हैं कि शादियों को भी हमने पहले और तरह का बिजनेस था, अब हमने मार्केट कर दिया है, तो ये सही बात है। और जो मलक साहब ने बात की है ना कि फिल्टर्स की लाइफ और है, कैमरे के आगे की लाइफ और है, कैमरे के पीछे की लाइफ और है। आपसे ज़्यादा बेहतर कौन, मीडिया के लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि कैमरे के पीछे की लाइफ बहुत मुख्तलिफ होती है, और कैमरे के पीछे की लाइफ के साथ कैटर करना असल जो है ना वो असल कहानी है, असल गेम है। डॉक्टर साहब, उसके अलावा ये भी देखें ना, चलें ये सारी चीज़ें तो हैं, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन माशरे में भी बतौर माशरा भी अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गया है। जिस तरह से आप इनफरादियत की बात कर रहे थे कि हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, अपने अपने गोल्स हैं उसको लेकर चलना चाह रहा है, दूसरे को वो कबूल करने को तैयार नहीं है। यानी आप किसी के लिए कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, किसी के लिए आपको कुछ करना पड़ जाए तो आप जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं फौरी तौर। इसमें भी मैं कहूँगा कि एक तो ये जो हमारे पंजाबी म्यूज़िक है, पंजाबी इंडस्ट्री का, जिसने बहुत इंडिविजुअलिज्म डाल दिया है कि मैं तो पता नहीं क्या ही चीज़ हूँ। हर जो
म्यूज़िक है ना, वो उसी उसका यही कंटेंट है कि मैं पता नहीं क्या ही चीज़ हूँ। और पेरेंटिंग भी चेंज हुई है। पेरेंटिंग ने भी, पहले तक पेरेंट्स ये बताते थे कि आपने किस तरह से दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना है, किस तरह से टॉलरेट करनी है किसी की बात को। अब सोशल मीडिया ने और पेरेंटिंग ने, दोनों ने मिल के टॉलरेंस को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे क्लासरूम्स के अंदर इकट्ठे बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, बट दे कांट टॉलरेट ईच अदर। तो आप शादी में तो आपने 24 घंटे टॉलरेट करना है एक दूसरे को। वो जो आपकी बात है ना कि हनीमून तो गुजर जाएगा 2-4 हफ्तों बाद, उसके बाद है नेगोशिएशन, कॉन्स्टेंट नेगोशिएशन, तो आपने टॉलरेट करना है। टॉलरेंस, बिल्कुल टॉलरेंस की कमी जो है वो बहुत बड़ा मसला है, और ये सोशल मीडिया ने इसको फ्यूल किया है। क्योंकि टॉलरेंस कहाँ से आएगी जब हम स्क्रॉल कल्चर के ऊपर लगे हुए हैं और हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी है ही नहीं। हमारे सब कुछ जल्दी जल्दी बदले, जल्दी तो हमें इंस्टेंट हर चीज़ चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि पुराने वक्तों में एक कल्चर, अदब और सब्र वाला भी पैमाना था, और वो चीज़ हम लेकर चल रहे थे। अब जिस तरह से इतना फास्ट दौर आ गया, डिजिटल दौर आ गया है, तो हमें स्ट्रेटजीज भी तब्दील करने की ज़रूरत है। अब कितनी आप इम्पोर्टेंस समझते हैं कि गाइडलाइन मिलनी चाहिए शादी से पहले, कोई इस तरह के कोर्सेज होने चाहिए बाकायदा? जी, मेरा ख्याल है कि आप काउंसलिंग की बात कर रही हैं, मैरिज काउंसलिंग की। मैरिज काउंसलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, होनी चाहिए, लेकिन मैरिज काउंसलिंग सिर्फ मैरिज काउंसलिंग काम नहीं करेगी। मैं आपको ये बताऊँ, ये जो शादी क्या है, शादी को कैसे लेके चलना है, और अगर करनी है शादी तो अपने पार्टनर की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि शादी में रिस्पेक्ट बहुत अहम होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें स्कूल की सतह के ऊपर बताना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की सतह के ऊपर, कॉलेज की सतह के ऊपर बताना पड़ेगा, और मीडिया को इसमें बहुत अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर्स को, जो कि वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं, उनको ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो किस तरह से शादी को चलाया जा सकता है। तो पहले तक तो थे ना कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उसमें बुजुर्ग होते थे, आपके चचा ताया होते थे, तो वो कोई आपको समझा देते थे कि आपने ये एक्सट्रीम कदम जो है वो नहीं उठाना। आल्दो उसका भी एक नेगेटिव पहलू था कि बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते थे, नहीं रहना चाहते थे, लेकिन उनको रहना पड़ता था। लेकिन बहरहाल ये भी था कि आप अभी उठे हैं, आपको गुस्सा आया, आपने एक फैसला कर दिया है, तो ऐसे नहीं होता था। आपको कोई समझाने वाला, कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करते थे। अब खास तौर पे इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में न्यूक्लियर फैमिली, इवन अब तो छोटे शहरों में भी न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, जॉइंट फैमिलीज खत्म हो रही हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में ये है कि आप रह रहे हैं, आपका पार्टनर रह रहा है, या आपका अदाकारा हैं ये अलल ऐलान कहती हैं कि जी ये दीन हक देता है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहें। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी आती हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा शेयर भी किया जाता है सवाब की नीयत के साथ। आगे इसी को मैं आई वुड से कि अनफॉर्चुनेटली इसी को लड़कियों ने ग्लैमराइज भी कर लिया है कि हमें लड़के का ना वालिद चाहिए, ना लड़के का की वालदा चाहिए हमने। और जब वो इकट्ठे रहते हैं तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर कहते हैं छुड़वाने वाला कोई बीच बचाव करवाने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और वाकई जी हमें सोचने की ज़रूरत है। ये बड़ा अलार्मिंग है कि हम रिश्तों को किस तरह से निभा रहे हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ सोच समझ के अगर आप किसी रिश्ते में दाखिल होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपने पूरी करनी है, और अदब अदाब का भी पैमाना जो है वो साथ रखकर चलना है, और अपनों से प्यार करें, अपनों को भी साथ रखें। ये नहीं है कि उनको अलग करके आपने शादी के बंधन में बंध गए, तब तक ना बंधे ऐसे बंधन में अगर आप निभा नहीं सकते। निभाना ही को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे, शादी करना काम नहीं है, शादी निभाना काम है। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रात ज़िलहज का चांद नज़र आ गया और ज़िलहज का आगाज़ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में ज़िलहज के पहले 10 दिन इतने कीमती और अजीम है कि ख़ुद कुरान पाक में इन रातों की कसम खाई गई है। और ये दिन सिर्फ कुर्बानी की ख़रीदारी के नहीं, बल्कि रूह को पाक करने, तौबा करने और रहमतें समेटने के हैं। और हम अक्सर रमज़ान का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लेकिन हदीस बताती हैं कि इन 10 दिनों में की जाने वाली इबादत अल्लाह को साल के बाकी तमाम दिनों से ज़्यादा महबूब हैं। और बिल्कुल जी, और सच तो ये कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का सैलाब हर एक के लिए अगर हम देखें तो उसको खोल रखा है, चाहे कोई मक्का में हो या अपने घर में। अक्सर लोग समझते हैं कि चलो भाई हम हज पर नहीं जा सके तो हमारे लिए शायद ये आम दिन ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन 10 अय्याम में रोज़े रखना, रातों को जागना और ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रखना यकीनन बहुत बड़ी सादत है। और घर बैठे अशरा ज़िलहज की बरक़ात कैसे समेटें, इसी अहम टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद है मारूफ स्कॉलर तारिक शरीफ ज़्यादा साहब। तारिक साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुश आमदीद। सर, ज़िलहज के पहले 10 दिन अल्लाह ताला को साल के तमाम दिनों से ज़्यादा महबूब हैं।
इन 10 दिनों में ऐसी क्या ख़ास हिकमत या राज पोशीदा है कि इन्हें रमज़ान के आखिरी अशरे के दिनों पर भी फजीलत हासिल है? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन जैसा आप लोगों ने सरनामा कलाम में बताया कि ये 10 अय्याम जो हैं इनकी कदर व मंजिलत इसलिए ज़्यादा है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में बहुत कदर व मंजिलत रखते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुतवातरा से तसलसल के साथ आपने हर बरस इसकी अहमियत की तरफ असहाब रसूल को मुतवज्जो किया और फिर अपने अमल से इसकी अहमियत को साबित किया। कुरान हकीम हमें ये बताता है कि परवरदिगार आलम का ये मिजाज और ख़बर है उसकी तरफ से कि मखलूक अपनी आसानी के लिए इन माह साल का जो एक सिलसिला है इसको जिस अंदाज में चाहे तरतीब दे ले, लेकिन अल्लाह की निगाह में 12 ही महीने हैं। यानी रोज़े अव्वल से अल्लाह ने इंसानों के लिए वक्त की तकसीम 12 महीनों में कर रखी है। और फिर सरकार ख़त्मी मरतबत की ज़ुबान अतर से हम तक ये बात पहुँचती है कि वैसे तो हर साथ ही अल्लाह की बरकतें लेकर दुनिया की तरफ उसका इजलाल होता है, ज़हूर होता है। हर लम्हा जो है वो अल्लाह अपनी मखलूक के लिए रहमत का फरमान जारी करता है। लेकिन 4 महीने जो है ना वो अल्लाह की निगाह में बड़ी कदर व मंजिलत वाले हैं, जिन्हें हुर्मत का महीना कहते हैं। और हुजूर ने खुद फरमा दिया असहाब के पूछने पर इन 4 महीनों में एक महीना रजब का महीना है जो मुफरिद है, यानी अकेला आता है। और फिर 3 महीने लगातार आते हैं, ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम। जनाब अली करमुल्लाह करीम से किसी ने पूछा कि इन 4 जो महीने हुर्मत वाले, इन चारों में सबसे ज़्यादा अफजल महीना कौन सा है? यानी चारों की अजमत अपनी जगह, लेकिन इनमें से ज़्यादा कौन सा है? तो आपने फरमाया कि इन चारों का जो सरदार महीना है वो ज़िलहज है। उसका सबब ये है कि ये हज के साथ इसकी निस्बत मौजूद है। फिर अल्लाह ने इसके जो पहले 10 दिन हैं, यानी अशरा ज़िलहज्जा जिसे कहते हैं, उसकी बड़ी शान और मर्तबा बयान किया है। यानी आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सूरह फजर के अंदर परवरदिगार आलम ने इसके 10 दिनों 10 रातों की कसम खाई है। यानी आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि कुरान हकीम सरसरी तौर पर भी इशारतन किनायतन भी अगर किसी का तस्करा करे तो उसकी अहमियत मुसलमा हो जाती है। वजह ये कि परवरदिगार आलम उसके 10 दिनों को जो है इस अंदाज में इज़्ज़त अता करे कुरान हकीम में, उसका लाफानी जिक्र करते हुए। और फिर दिन रातें इसकी अपनी जगह, दिनों का हाल ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी हम ऑफ रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे तो आपस में रोज़ों के बारे में बात कर रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके ये जो पहले 10 दिन है ना, इनमें हर दिन का रोज़ा जो है, एक रोज़ा 1 साल के जो रोज़ों के बराबर उसका अजर जो है वो बयान किया गया। और ये जो यौम अरफा है, यानी जिसे उर्फियत पे हम हज का दिन कहते हैं, यानी मैं सादा ज़ुबान में कहूँ कि ईद से एक दिन पहले का दिन जो होगा वो यौम अरफा कहलाता है। और उसके रोज़े का अजर ये कि हुज़ूर ने फरमाया कि पिछले 1 साल के गुनाहों की तलाफ़ी है और आइंदा 1 साल के आने वाले जो गुनाह हैं उन पर अल्लाह की तरफ से माफ़ी की उम्मीद लेकर आता है और उसके आसार लेकर आता है। तो इससे अंदाज़ा होता है। और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि इसकी हर रात जो है, अगर कोई शख्स खुशू खुजू के साथ अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हुए कि आज उसने दरवाज़ा खोल रखा है और आज गुनाहगारों के लिए एक पैगाम रहमत आना ही आना है, मग़फ़िरत का ऐलान होना ही होना है, इस यकीन के साथ खालिस तौबा को लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश हो, तो हुजूर फरमाते हैं कि इसकी हर रात जो है वो अपने अंदर शब कदर जैसी अहमियत और फजीलत रखती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आप कुर्बानी का जो है वो एहतमाम करें, बाकी चीज़ों की तरफ जो है वो अपने, बेशक ईद की सेलिब्रेशन के लिए भी आप अपने मामलात करें, लेकिन इस बात को बिल्कुल अपने जहन से ना निकालें कि ये 10 अय्याम जो हैं ये अल्लाह से माफ़ी तलब करने के दिन हैं। और इनको गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका जहाँ ये है, क्योंकि ख़ुद सरकार दो आलम का मामूल ये था, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ये ज़िलहज का महीना आता ना, तो दूर से आने वाले लोगों को भी अंदाज़ा हो जाता कि ये कुछ ख़ास दिन है। हुजूर आम लोगों के साथ मुकालमा महदूद कर देते और अपना अल्लाह के साथ जो राज़ो न्याज का वक्त है, इबादत का वक्त है, रियाजत का वक्त है, नवाफिल का वक्त है, हत्ता कि इस्तिग़फ़ार का वक्त है, और वो अल्लाह के साथ जो वक्त गुजारने का एक टाइम टेबल है ना, उसको बढ़ा दिया करते। और जो दुनिया के उर्फियत में काम है उनकी तरफ से ज़रा अपना हाथ खींच लेते। और फिर जब आखिरी रात आती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, उससे हम तक ये बात पहुँचती है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें किसी यकीन के साथ दुआ मांगने वाले को और किसी आइजी के साथ, नदामत के साथ दुआ मांगने वाले की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। उन 5 रातों में से दोनों ईदैन से पहले की जो रातें हैं, जो शब ईद हुआ करती है, वो अल्लाह के यहाँ इतनी कदर मंजिलत रखती है। तो गोया वो एक रात भी हमें दोबारा एक मौके के तौर पर अल्लाह की तरफ से इन्हीं 10 दिनों के अंदर मिलने वाली है, जिसमें हम अल्लाह से यकीन के साथ जो चाहें वो तलब कर सकते हैं। जनाब अली करमुल्लाह करीम से किसी ने पूछा
कि क्या इस रात में मैं बहुत बड़ी नेमत उन्होंने कोई कहा किसी के हवाले से कि अगर वो नेमत तलब करूं तो क्या वो भी मिल जाएगी। तो आपने क्या कमाल जवाब दिया और उससे अंदाज़ा लगाएं कि इन रातों और इन दिनों की क्या अहमियत है। आप फरमाते हैं कि इन अय्याम में अगर कोई शख्स, दुनियावी नेमत तो अपनी जगह है, अगर कोई शख्स अल्लाह से अल्लाह को तलब करे, अल्लाह उसे भी इनकार नहीं करता, अपना आप अता कर देता है। दुनिया की नेमतें तो बड़ी हकीर है, तो इससे अंदाजा होता है कि इसकी अहमियत कितनी फजीलत है, कितनी अहमियत है। तारिक साहब, तकबीरात तशरीक क्या है, कब शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, इस हवाले से? जी हाँ, ये आखिरी जब यूँ समझ लें कि इसका पहला अशरा मुकम्मल होने जा रहा होता है, 9 ज़िलहज की सुबह से शुरू होती हैं और 13 ज़िलहज की असर की नमाज तक इसको जो पढ़ा जाता है। बुनियादी तौर पर ये एक ऐलान है, जो एक ऐसी आलमगीर सदा है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ मेहनत का हासिल है बल्कि सारे अम्बिया और मुरसलीन की मेहनत का हासिल। और वो मेहनत क्या थी कि अल्लाह की मखलूक को तौहीद खालिस के साथ जोड़ा जाए। अल्लाह की जो तौहीद की तकाजे और शान है उसके मुताबिक अल्लाह पर ईमान जो है वो लोगों का मुस्तहकम होना शुरू हो। इसीलिए हम देखते हैं कि 2 जो कफन की चादरें हैं ना, उस लिबास के अंदर एक शख्स घर से निकलता है, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, अजीज़ व अकारिब, कारोबार, हत्ता कि अपना वतन सब कुछ छोड़कर अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है साल के बाद, और ऐलान क्या करता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। तेरा बंदा जो है वो अपने माबूद की बारगाह में पहुंच चुका है। अब जिस इखलास के साथ बंदा अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है ना, अल्लाह की तरफ से भी उसी शान के लायक उसका इस्तकबाल किया जाता है। जो यहाँ से तौबा का तोहफा लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, आइजी का तोहफा लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, अपने साबका गुनाहों पर नदामत और आइंदा उनको न करने के वादे के साथ अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, फिर अल्लाह भी अपनी शान के लायक उन्हें जो है वो कबूल कर रहा होता है। जो लोग वहाँ पहुंच जाएं उनके लिए तो सादत है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो दीन इस्लाम का 5वां जो सबसे अहम रुकन उसे अदा कर रहे हैं। जो वहाँ नहीं पहुँच पाते उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी महरूम नहीं छोड़ा इन अय्याम में। वो यहाँ पर इसी जज्बे के साथ ये कलमात मुक़द्दसा जो हैं, तकबीरात जो हैं, उनकी अदायगी इस अंदाज में करें और इतनी वालेहाना अंदाज में करें जैसे वहाँ तलबिया पढ़ा जा रहा होता है, इतनी अबद के साथ, वफूर कल्बी और यकीन के साथ यहाँ पढ़ा जाए, अल्लाह की तमजीद और तौसीफ़ बयान की जाए, तारीफ़ बयान की जाए, हम्द की जाए कि गोया आप अपने आप को जिस्मानी तौर पर तो यहाँ रखे हुए हैं लेकिन रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर आप अल्लाह की बारगाह में उसी काफ़िला हक़ का हिस्सा हैं जो इस वक्त वहाँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर के करीब जो है अपनी तौहीद का ऐलान कर रहा है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ का ऐलान कर रहा है। तो बुजुर्गान दीन ने ये लिखा कि जो लोग यहाँ इस जज्बे के साथ ये तकबीरात जो है उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, अल्लाह बाज़ इनमें से खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जिनका जज्बा और इखलास देख कर उनके बारे में भी फरिश्तों को कहता है कि इनको उन लोगों में ही शामिल कर लो जो इस वक्त वादी मक्का के अंदर जो है वो अल्लाह की तौहीद, यानी जो लोग हज की सादत जिन्हें नहीं हासिल हो सकी इस साल भी, तो वो भी घर बैठ के भी जो है अल्लाह ताला की रहमत जो है मगफरत तलब कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये भी बता दें कि ये जो बाल तराशने के हवाले से हुक्म है, नाखून काटने के हवाले से है कि ज़िलहज का चांद नज़र आने के बाद आपको कुर्बानी तक इससे रुकना चाहिए, ये क्या अहकामात हैं? और जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, क्या उन्हें भी इस पर अमल करना है? बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल था कि जब यकम ज़िलहज आने लगता तो न सिर्फ खुद उसके चांद के तुलू होने से पहले सरकार दो आलम अपने नाखून मुबारक तराशते, उनको आरास्ता करते, बालों को आरास्ता फरमाते और फिर 10 दिन तक इससे जो है वो खुद जो है वो एहतजाज करते, यानी रुक जाते। और असहाब जो हैं वो भी क्योंकि हुजूर की तरगीब होती ज़ुबानी तौर पर भी और अमली तौर पर भी हुजूर को देख रहे होते, इसलिए वो भी इसका एहतमाम करते। ये बहुत एक अजीम शान सुन्नत है। लेकिन मेरा दीन जो है वो क्योंकि फितरत पर मबनी है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि आसानियाँ पैदा करने वाला निज़ाम है जो सरकार दो आलम ने हम तक पहुँचाया। हुजूर के पैगाम में कहीं भी सख्ती और जबर नज़र नहीं आता। कोई शख्स अगर ये इख्तियार करेगा तो ये उसकी कुर्बानी के कामिल होने के लिए एक जो है ना अल्लाह के रास्ते में एक आसानी का ज़रिया बनेगा। लेकिन जो शख्स ये इसको इख्तियार किसी अंदाज में नहीं कर सकता, उसके लिए ये कि अब यहाँ एक बड़ी अहम बात है जो वक्त कम है इसलिए मैं उसकी तरफ फौरी तौर पर पलट जाऊँ। वो ये है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जैसी यकम ज़िलहज आज जैसे शुरू हो गया ना, तो लोगों ने बाल भी बढ़ा लिए और नाखून भी, और फिर 10 दिनों के बाद होगा क्या? लोग ये समझते हैं कि इसको बढ़ाने का मतलब ये है कि अब चाहे इनके साथ जो मर्जी सलूक होता रहे, ये कितनी मैले हो जाएं, कितने इनमें कराहत आना शुरू हो जाए, बाल किस तरह परेशान हाल हो चुके हों, दीन रहमत जो है वो कतई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं देता। यानी अगर आपने वो सुन्नत जो है जो एक इबाही सुन्नत है मुस्ताहब के दर्जे पर, आपने उसको इख्तियार करना है तो उससे ज़्यादा
अहम और तलकीन वाली सुन्नत जो है वो तहारत वाली सुन्नत है। सो हमें अगर हमने इस सुन्नत पर अमल करना है या तो उस पे हमें इन चीज़ों का भी ज़्यादा एहतमाम के साथ ख्याल रखना है कि आपके हाथों और आपके बालों से लोग आपको खुद भी कराहत ना आए और लोगों को भी उससे कराहत महसूस ना हो। और यहाँ पर मैं इस हदीस को मुकम्मल कर दूँ, उमूमी तौर पर हमारे यहाँ 2 चीज़ें बयान की जाती हैं कि बाल जो हैं वो और नाखून जो है उनको नहीं काटना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हम तक ये बात पहुंचती है कि बाल और नाखून, उस पर तो बहुत सारी हदीसें हैं कि इन्हें काटने से रुकना चाहिए। उसके साथ साथ जो जिस्म के ऊपर मुर्दा खाल होती है, बाद दफा होता है ना कुछ, उसका हुजूर ने उसको भी काटने से मना किया। असल में इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम ये है कि बंदा बिल्कुल खालिस हालत में अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करे। और ये जो इतनी छोटी छोटी बातों से एहतियात करनी है, जैसे हाजी के लिए कह रखा है कि वो खुशबू ना लगाए, जैसे हाजी को ये कहा गया कि वो जो आम हशरातुल अर्ज हैं उनको भी जो बिल्कुल जानलेवा ना हो उसको मारने की इजाज़त नहीं है। हकीकत में ये एक मश्क और पैगाम है, परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में अपनी तौबा के साथ पेश हो रहा हूँ, इस जज्बे के साथ कि मैं तेरी सारी मखलूक के लिए खैर का तेरा पैगंबर बन के यहाँ आया हूँ। मैं तेरी सारी मखलूक को मुझसे अमान है, मुझसे तेरी हशरातुल अर्ज तक को कोई ख़तरा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अब ये मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर मुझसे हशरातुल अर्ज को भी बचाने की तरबियत मुझे दी जा रही है तो मेरे हुर्मत और कुर्बत के रिश्ते, मेरे साथ काम करने वाले, वर्किंग रिलेशनशिप में आने वाले लोग, उनको मुझसे कितना महफूज होना चाहिए और मुझे उसके लिए अपने आप को कितना तैयार करना चाहिए। हकीकी मानों में अल्लाह से माफ़ी तलब करने का तो ये अशरा है ही है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम इस बात को भी समझ सकें कि अल्लाह तक माफ़ी के जितने रास्ते हैं वो सारे मखलूक की माफ़ी के साथ शुरू होते हैं और यहाँ से जाते हैं। हमें अल्लाह से माफ़ी भी तलब करनी है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों की तरफ से हमारे दिल दुखी हुए हैं उनको माफ़ करना है, और फिर जिनके दुख हमारी वजह से दिन तक पहुँचे हैं, यानी दिल आज़ारी हमारी वजह से हुई है, एलानिया इन दिनों की अजमत को ज़हन में रखते हुए कि हमने इस नेमत से महरूम नहीं होना जो अल्लाह ने इन 10 दिनों में लोगों को अता करनी है। हमने उससे महरूम ना होने के लिए अपनी अना की दीवार को गिराना है, और वो लोग जिनको हम समझते हैं या वो उनके ज़हन में ये ख्याल है कि हमारी किसी बात से उनकी दिल आज़ारी हुई है, एक कदम आगे बढ़ के उनसे माफ़ी तलब करें। मखलूक से माफ़ी मांगने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अर्श पर एक फ़िक्रा लिख रखा है। आज की गुफ्तगू का हासिल ये है, परवरदिगार आलम कहता है जिसने मेरी सारी मखलूक से माफ़ी तलब कर ली और उनको माफ़ कर लिया, वो मुझसे माफ़ी की उम्मीद ना रखे बल्कि यकीन रखे। खूबसूरत, बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का, और बड़ी ही खूबसूरत बातें। और ज़िलहज का जब चांद नज़र आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 10 दिनों की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो खूब इबादत करें, अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह से रहमत मांगें और बख्शिश मांगें, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नफ़रत को कुर्बान करें, अपने अंदर जो कुदूरतें हैं उनको कुर्बान करें, और ख़ुद को खालिस बनाकर अल्लाह के हुजूर जब पेश करेंगे तो अल्लाह यकीनन आपकी हर दुआ कबूल भी फरमाएगा। हमें भी दुआओं में याद रखेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।